फाइनल में भारत को इबरतनाक शिकस्त देने के बाद पाकिस्तानी शाहीन एशिया कप लेकर वतन वापस पहुंच गए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर अंडर 19 क्रिकेट टीम का शानदार इस्तकबाल। शहरियों की बड़ी तादाद रात गए खिलाड़ियों का इस्तकबाल करने एयरपोर्ट पहुंची। एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तानी ओपनर समीर मिन्हास ने भारतीय बॉलर्स की खूब धुलाई की। टूर्नामेंट में अपनी दूसरी सेंचुरी भी जड़ी। मोहसिन नकवी की समीर मिन्हास से मुलाकात, कहा कि समीर मिन्हास आगे भी बहुत खेलेगा। छोटे शाहीनों की बड़ी फतह। ग्रीन शर्ट्स ने ऐसी दुर्गत बनाई कि भारतीय टीम क्रिकेट खेलना भूल गए। भारतीय सूरमाओं के औसान खता हो गए। मिशन करने वाले अपने ही मिशन में हमेशा की तरह फेल हो गए। अली रजा ने 4 खिलाड़ियों को वापसी का रास्ता दिखाया। मोहम्मद सयाम, सुबहान और हुजैफा ने 2-2 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान ने दूसरी बार टूर्नामेंट जीता। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी वजीर आजम की ग्रीन शर्ट्स की जीत पर पाकिस्तानी टीम और पूरी कौम को मुबारकबाद। हुकूमत और तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की जानिब बढ़ना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने एक बार फिर मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में बोले, वो सिर्फ राय दे सकते हैं। बानी ने भी यही हिदायत दी थी। मैंने दरख्वास्त की थी कि मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई जाए। मुज़ाकरात करना या कमेटी बनाना इनकी सवाबदीद है। मैंने बानी का पैगाम पहुँचा दिया। मुल्क के मैदानी और साहिली इलाकों में धुंध का राज। कराची में भी सुबह मनाजिर धुंध ला गए थे। हद निगाह खासी कम रही। पंजाब में फॉग और स्मॉग की वजह से कौमी शाहरा कई मुकामात पर बंद। बलूचिस्तान में बारिशों का सिलसिला जारी। चमन में मूसलाधार बारिश। क्वेटा, कलाद और गिरदोनवा में बारान रहमत से सर्दी बढ़ गई। इस्लामाबाद में भी बारिश। खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश और बर्फबारी का सिलसिला शुरू। अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद। आप देख रहे दुनिया बोल है। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं सादिया सैमसन। एंड आई रियली होप कि आपका वीकेंड बहुत अच्छा रहा होगा। वेल, कल का दिन हम सब के लिए बहुत अच्छा रहा है। एंड आई एम श्योर इफ समबडी हैड अ बैड सैटरडे, दे श्योर डिड हैड अ गुड संडे यस्टरडे। पड़ोसियों, संडे कैसा रहा? इसी से आज हम शो का आगाज करेंगे। दुबई के मैदान में पाकिस्तान का सब्ज परचम शान से लहराया। यहाँ कौमी अंडर 19 टीम ने भारत को तारीख की बदतरीन शिकस्त देकर एशिया कप का टाइटल अपने नाम किया। जनाब, 348 रन का बड़ा हदफ था जिसके ताकों पे भारतीय टीम कुछ भी नहीं कर पाई। 156 रन पर जमी बोस हो गई एमए से। पाकिस्तान की जीत के हीरो ओपनर समीर मिन्हास रहे, जिन्होंने 172 रन की शानदार, लॉन्ग, तूफानी, एग्रेसिव और नक्शा बदल देने वाली इनिंग्स खेली। एब्सोल्युटली, दीज आर फ्यू शॉट्स फ्रॉम समीर मिन्हास। इट वाज एवरीथिंग। इनके पास कट्स थे, इनके पास पुल्स थे, इन्होंने छक्के मारे, चौके मारे। एंड सबसे अच्छी बात यह कि बस सबसे अच्छा शॉट ये था, द लॉन्ग ऑन पे स्ट्रेट सिक्स वाज आउटस्टैंडिंग। और समीर मिन्हास, क्योंकि उनके जो ब्लड है उसमें क्रिकेट रन करती है। फादर बीइंग एन अंडर 19 प्लेयर, फिर उनके भाई, और उसके बाद अब ये भी। सो इट्स अ पेडिग्री नाउ। और जब हमने बैटिंग में अच्छा खासा भुरकस निकाल दिया, उसके बाद थी बारी बॉलिंग की। शुरुआत जब हुई तो उस वक्त थोड़ा सा धड़का लगा। और जिस वक्त वैभव सूर्यवंशी ने 3 छक्के मारे, लेकिन उसके बाद कहते हैं ना कि चले तो चांद तक वरना शाम तक। तो वैभव सूर्यवंशी तो बेचारे शाम तक नहीं चले, वो चलते बने फिर वो। बट द थिंग सादिया वो ये थी कि एक तो ऑब्वियसली क्रेडिट भाई सरफराज, जीत का राज सरफराज, वी ऑल नो दैट। ठीक है, सरफराज द पड़ोसी किलर सरफराज, जिन्होंने और मुझे बहुत अच्छा लगा। इट टुक मी बैक इन माय मेमोरी लेन जब 109 डिफेंड करना था सरफराज को एज कैप्टन इन अंडर 19 इन कोलंबो। और उसके बाद अनवर अली और दीगर ने क्या शानदार बॉलिंग की थी, इतना बड़ा स्विंग। अब आप सोचें सादिया, उस अंडर 19 टीम में जिसको पाकिस्तान ने हराया था इतने सालों पहले, उसमें रविंद्र जडेजा, रोहित शर्मा और लाइक्स ऑफ दीज प्लेयर्स मौजूद थे। इसके बाद कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसी ने इन प्लेयर्स को कहां पहुंचा दिया। और हमने जो है टू बी कंसिस्टेंटली टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान की अंडर 19 टीम बहुत अच्छा करती आ रही है। हमें यहाँ से अच्छे प्लेयर्स भी मिल रहे हैं और हम देख रहे हैं कि इंडिया के अगेंस्ट खास तौर पर ये प्लेयर्स बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। कल जिस तरह से समीर ने प्ले किया, आई एम श्योर ये बहुत अरसे तक याद रखा जाएगा। आई एम श्योर ये समीर के साथ तो रहेगा, लेकिन आने वाले क्रिकेटर्स भी इसको फॉलो कर पाएंगे। अब समीर की इस परफॉर्मेंस के बारे में इतनी बात हो ही रही है, तो ज़रा देखते हैं कि लोग किस तरह से उनकी फैमिली एंड अक्रॉस
जो है मुल्तान में इंजॉय कर रहे हैं, वो कितना फख्र महसूस कर रहे हैं। जावेद अंबर हमारे साथ मौजूद है। जावेद, आगाह कीजिएगा, क्या माहौल है? आई मीन किसी के इलाके में ऐसा कोई प्लेयर निकल के आए तो जश्न तो होता ही है। जी बिल्कुल, एशिया कप अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट में पाकिस्तान की जीत में अहम किरदार अदा करने वाले समीर मिन्हास के घर मुल्तान में इस वक्त बेहद खुशी का समा है। उनकी जो फैमिली है वो खुशी से फूले नहीं समा रही। जिस तरह समीर मिन्हास ने एक जारहाना इनिंग्स के कर भारत के छक्के छुड़ाए हैं और पाकिस्तान को फतह दिलाने में मरकज़ किरदार अदा किया, इसी तरह पाकिस्तानी कौम समेत मुल्तान के बासी और उनकी फैमिली भी इंतहाई खुशी का इजहार कर रही है। इस वक्त उनके वालिद मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे समीर मिन्हास के बारे में? बताइएगा कि वो किस तरह उन्होंने क्रिकेट का आगाज़ किया और आइंदा क्या इरादे हैं उनके? जी माशाल्लाह जी, सबसे पहले अल्लाह का शुक्र है कि उसने एक छोटी सी एज से ही शुरू किया था ये काम। जब वो 8 साल का था तो उसी वक्त से उसको ग्राउंड में मैं ले गया था और वहीं से उसका आगाज़ किया था। बच्चों ने बहुत मेहनत की, बड़े हुए, करते रहे। पहले अंडर 13 खेली, परफॉर्म किया, फिर अंडर 16 में परफॉर्म किया, फिर अंडर 19 में अब आके आपके सामने परफॉर्म कर रहे हैं। जो उसने कारकर्दगी दिखाई है, ऐसा लगता है कि कोई बहुत 10 साल का कोई एक्सपीरियंस जो सा प्लेयर है वो बैटिंग कर रहा है। पूरी फैमिली, पूरा पाकिस्तान प्राउड फील कर रहा है और उसने बहुत बड़ी खुशी दी है इस मुल्क को। तो इसलिए मैं हमेशा यही कहता हूँ कि इस मुल्क के लिए खुशियाँ बेटा इकट्ठी करो। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी बहुत शुक्रिया। उनके वालिद हमारे साथ मौजूद थे। उनका ये कहना है कि समीर मिन्हास ने न सिर्फ पूरे पाकिस्तान बल्कि उनके सर भी फ़ख्र से बुलंद कर दिए। उनका ये कहना है कि उम्मीद कर रहे हैं कि आइंदा भी समीर मिन्हास इसी तरह की परफॉर्मेंस जारी रखेंगे और मुल्क और कौम का नाम रोशन करते रहेंगे। वेल डन समीर मिन्हास। एंड इट्स नॉट ओनली समीर मिन्हास, समीर ने तो आउटशाइन किया क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी इनिंग्स खेल दी। आई जस्ट वंडर के वो डबल सेंचुरी बना देते तो कल पड़ोसी बेचारा गड्ढा खोद के उसी में लेट जाते। लेकिन उस्मान खान, अ वेरी फॉर्मेडेबल लेफ्ट आर्म बैट्समैन, बहुत प्रोलिफिक उनकी इनिंग्स मुझे लगी। उसके बाद बॉलिंग में जब आपको अपोजिशन मार रही होती है और उसके बाद आप उनको आउट करें, दैट्स अ डिफरेंट टेस्ट। अच्छा, उसके बाद होता क्या है? होता ये है कि खुद साफ्ता जो बेचारे बन जाते हैं यूट्यूबर, वो जब देखते हैं कि अरे ये तो हम हार गए, और ये जो जेनजी बेचारे पैदा ही कोरोना काल में हुए हैं और जिनको पता ही नहीं है कि इससे पहले पाकिस्तान ने कितनी फैटी लगाई है शारजा से लेके कलकत्ता तक, वो जब हारते हैं तो कहते हैं अरे हम इनसे कैसे हार गए। अपने ही लोग कैसे बैशिंग करते हैं, थोड़ा बहुत आपको ये दिखाते हैं। 2 पिक्स फ्रॉम दिस बातें। एक तो ये कि सरफराज की प्रेज, और दूसरा ये भाई साहब जो डिल्यूजन में है, ये कहते हैं कि अपर टियर में तो हम हारते ही नहीं है ना पाकिस्तान से। इस सब पे ज़रा बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है क्रिकेट एक्सपर्ट सैयद मोहम्मद अवैस। अस्सलाम वालेकुम अवैस भाई, कांग्रेचुलेशंस। और बड़ी खुशी हुई, कल का मैच देखा। योर इनिशियल थॉट्स ऑन कल के मैच एंड द राइजिंग शाइनिंग अंडर 19s। अस्सलाम वालेकुम। एक तो सबसे पहले ऑब्वियसली मुबारकबाद भी कौम को, बड़ी इंपॉर्टेंट जीत थी आपको। और जब बदले की बात करते हैं तो व्हाट अ बदला मैं कहूँगा कि अंडर 19 के लिए जिस तरीके से एशिया कप के अंदर आपको पता हमारी सीनियर टीम की परफॉर्मेंस फाइनल्स की इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन जब आप अंडर 19 की बात करते हैं हमेशा ही लड़कों ने रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए हैं। चाहे आप बैटिंग यूनिट की बात करें, बॉलिंग यूनिट आपका बहुत तगड़ा लग रहा था। अगर आपको याद हो थोड़ा सा कल थोड़ा चेंज ऑफ माइंड भी आपने प्ले किया और यही आपने माइंड ऑफ चेंज उनसे इंडिया के खिलाफ अप्रोच पे जाना था। एग्रेसिव अप्रोच थी कल आपकी। की बात करें बैक टू बैक उसकी परफॉर्मेंसेस आपको नजर आई। अली रजा की बात करें, दैट शोज के कितना सीनियर और कितना ज्यादा, क्योंकि डोमेस्टिक वो मैचेस खेला हुआ। सियालकोट रीजन भी लास्ट टाइम जब जीता था, इस साल की बात नहीं कर रहा, पिछले साल की बात कर रहा हूँ, तो उसके अंदर उसका बड़ा एक अहम किरदार था, ऐसा पेस बैटरी। तो नजर आया कि एक्सपीरियंस वो जो कैरी करता है और जब उसको मूवमेंट मिल रही है विकेट से, उससे ज़्यादा डेंजरस बॉलर कोई आपको नजर नहीं आता। कप्तानी की बात करें, कल कप्तानी बड़ी अच्छी लगी आपको। लेकिन एक अनसंग हीरो की मैं अप्रिसिएशन देना चाहूँगा, वो है इफ्तिखार की बात करें, जो इफ्तिखार बाहर बैठे हुए थे, जो बॉलिंग कोच हैं पाकिस्तान टीम के। वॉट इफ्तिखार की बात करें, वॉट अ कोच है सीरियसली। जितनी बॉलिंग यूनिट की बात करें, जिस तरीके से उस बॉलिंग यूनिट को कल तरीके से वो चला रहे थे, मैं बाहर देख रहा था डगआउट के अंदर, वो लड़कों को जिस तरीके से टिप्स दे रहे थे फास्ट बॉलर्स को, दैट शोज के जब आप एक सेट ऑफ पेयर कोचेस को साथ लगाते हैं तो कितना ज्यादा वो यूटिलाइजेशन और कितने ज्यादा रिजल्ट्स देता है। यहाँ पर पॉजिटिव तो है, लेकिन अगर थोड़ा सा बैकएंड पे चले जाएं तो खुदारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से एक जरूर गुजारिश है, अगर आपने सरफराज भाई को लगाया हुआ है और इफ्तिखार को लगाया हुआ है, आपने दूसरे कोचेस को लगाया, तो प्लीज लॉन्ग टर्म कैरी करें इनको। ये नहीं होता कि आप अंडर 19 एशिया कप जीत चुके, अल्लाह करे वर्ल्ड कप भी जीते, जो आगे वर्ल्ड कप के लिए आपने ट्रैवल करना है, आप उसके बाद एकदम खुदा ना खास्ता रिजल्ट अच्छा नहीं होता तो आप उनको एकदम हटा दें। ये वो जगह होती है जहां पर प्लेयर्स बनते हैं, उनको थोड़ी सी ग्रूमिंग चाहिए होती है, क्योंकि जब आप पाकिस्तान अंडर 19 और पाकिस्तान की बात करते हैं ना, जो बीच का जो गैप है
वो इतना बड़ा गैप है, इतना बड़ा दलदल है कि आपके प्लेयर्स बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, नजर ही नहीं आपको आते। ये नसीम शाह की मैं बात कोट कर रहा हूँ, नसीम शाह खुद कहता है कि मेरे टेन्योर में इतने लड़के तगड़े थे जो मुझसे पहले पाकिस्तान खेल जाते, लेकिन आज तक वो नजर नहीं आए। उस गैप को आपने खत्म करना है अभी से। आपको पता है क्योंकि हमारी आवाम भी बड़ी जज्बाती है। कल जब मिन्हास ने परफॉर्म किया तो बहुत लोग एक बात करना शुरू हो गए कि जी अपना जो सीनियर टीम है उसके लिए बिल्कुल ही रेडी है। गलत कहते हैं। देखिए सीनियर टीम का एक डेकोरम और एक जो प्रेशर डिफरेंट है। ये अंडर 19 है, लड़का अच्छा है, उसने परफॉर्म करके आपको दिया, लेकिन जब तक अपने आप को रगड़ा वो डोमेस्टिक क्रिकेट में नहीं देगा, पाकिस्तान शाहीन्स नहीं। राइट राइट एब्सोल्युटली। अवैस, मेरे जहन में ये बात आपने अभी, ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू टॉक कि वो जो गैप है जिसको हम फिल इन करने की कोशिश करें कि अंडर 19 के बाद क्या होता है, प्लेयर्स कहाँ जाते हैं, आपकी जो सीनियर्स की टीम है उसमें आपको क्यों वो प्लेयर्स नज़र नहीं आते, और सारे क्यों नहीं नज़र आते, चंद एक दो ही होते हैं जिनके अराउंड हम प्ले कर रहे होते हैं। लेकिन कल एक और बहुत अच्छी चीज़ हुई अवैस साहब, वो ये थी कि कल हमें उस्मान हमने देखा कि आपका एक ओपनर जाता है, उसके बाद कैरी करते हैं, समीर कैरी करते हैं, लेकिन समीर के साथ उस्मान वाज देयर, मतलब उन्होंने उस कॉन्फिडेंस को पिक किया, उस एग्रेसिव एटीट्यूड को पिक किया, उन्होंने विकेट को भी थोड़ी देर होल्ड करके रखा। सो इट वाज ऑल इन ऑल अ गुड कैरी। जब हम सिर्फ बैटिंग की भी अगर बात करें, देखिए बैटिंग की बात करें तो मैंने कहा ना कि थोड़ा सा अगर आप इस टूर्नामेंट में अगर दोनों टीम्स को कंपेयर करते हैं, इंडिया ने 400 स्कोर भी किया था मलेशिया के खिलाफ। शायद वो भूल चुके थे कि वो बॉलिंग यूनिट डिफरेंट था, ये बॉलिंग यूनिट प्रॉपर एक अपना वो दमखम रखता है जिस तरीके से कल पाकिस्तान ने पेस बैटरी को यूटिलाइज किया। बैटिंग यूनिट की बात करें तो जितने भी अगर आप मैचेस देखें अंडर 19 के, तो थोड़ा सा कल डिफरेंस इसलिए मुझे नजर आया क्योंकि इंडिया के खिलाफ आपको याद हो हम चेस करने गए थे, हमारी टीम स्ट्रगल करती हुई आपको प्रेशर में नजर आई थी। आप गाजी की बात कर लें, वन डाउन पोजीशन में जो लड़का खेल रहा है, यंग है लड़के, क्रिटिसाइज तो नहीं करना चाहिए, लेकिन उसको एक चीज समझनी पड़ेगी, जिस पोजीशन पे मैं खेल रहा हूँ वो इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन है कि मैंने मिडिल ऑर्डर क्योंकि हमेशा टीम को जितवाता है, उस मिडिल ऑर्डर के अंदर वो खेल रहा है, उसने एक स्टेबिलिटी लेके आनी है, उस इनिंग्स को ग्राफ को बढ़ाना है। अगर वो आपके ओपनर्स अच्छा स्टार्ट देते हैं उसी को आगे आपने लेके साथ चलना है। वो थोड़ा स्ट्रगल करते हुए आपको नजर आता है। कैप्टन की बात करें, उस दिन भी जो पिछले मैच के अंदर जो कैप्टन नॉक था बांग्लादेश से पहले की बात कर रहा हूँ, वो थोड़े से रेस्टलेस नजर आपको आए। वो शॉट जरूरत नहीं थी जो उन्होंने शॉट इंडिया के खिलाफ भी खेली थी, लेकिन कल अप्रोच आपकी डिफरेंट थी, एग्रेसिव अप्रोच था। वो मुझे याद है सरफराज भाई ने भी कहा था कि मैचेस से पहले कि हम इंडिया के खिलाफ डिफरेंट अपने अप्रोच के साथ जाएंगे। वो कल आपको नजर भी आया, चाहे वो बाहर डगआउट से, मैंने कहा ना जो डगआउट से कम्युनिकेशंस थी वो बड़ी क्लियर थी कि आपने ज्यादा बेटा परेशान नहीं होना, रिलैक्स होकर पूरे ओवर्स खेलने हैं। वो बड़ा एक बैकअप करता लड़के को, अच्छा लगा। अवैस भाई, डगआउट से एक और भी इंस्ट्रक्शन आई थी कि जाहिलों की तरह सेलिब्रेट नहीं करना, इंसानों की तरह सेलिब्रेट करना। देखिए वो दैट ओनली सरफराज, वो तो होना चाहिए था क्योंकि देखिए वो सरफराज ही कर सकते हैं। अंडर 19 जब वो कप्तान थे, खुद भी इंडिया को मारा, चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर भी इंडिया को मारा, और अब जाके ऐसे कोच मेंटोर आए बल्कि तब भी इंडिया को उन्हें शिकस्त दी। और जाहिलों के साथ ऐसे ही करना चाहिए क्योंकि मैं भी जो आप दिखा भी रहे थे, मैं कल देख रहा था कार्टून नेटवर्क, वो जो यूट्यूब के ऊपर इनका इंडिया वाले होते हैं, जो वो लैंग्वेज यूज कर रहे थे अपनी टीम के लिए, तो समझ में नहीं आ रही थी। उसको बंदा पूछे कि भाई तू है किस तरफ, समझ नहीं आती, कभी तो पाकिस्तान की तरफ हो जाता है। जिस तरीके की तो लैंग्वेज कल यूज कर रहा था इंडियन टीम के लिए, डेफिनेटली मुझे शर्म आ रही थी कि यार, और वो डिजर्व भी करते थे। अगर आप रियलिटी के ऊपर जाएं तो अगर आप एज ए क्रिकेटर की बात चले मैं करता हूँ, अगर आप प्रोफेशनल अप्रोच पे जाएं तो आई बिलीव, मुझे पता है कि उनका जो अंडर 19 का स्ट्रक्चर है वो अच्छा है क्योंकि उन लोगों ने उस पर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी की हुई है। राहुल द्रविड़ ऐसा कोच रहे हैं, वहां से लड़के बहुत ज्यादा इंडिया टीम के लिए भी मिले। इसलिए मैंने कहा ना, क्योंकि राहुल द्रविड़ की बात करें, वो 3 से 4 साल कोच रहे थे इंडिया अंडर 19 के, उस वक्त वो प्लान्स में नहीं थे नेशनल टीम के। आपको वो रेप्लिकेट देखें पाकिस्तान के लिए करना पड़ना, अगर आप चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट फैक्ट्री अंडर 19, जहां से लड़का पाकिस्तान खेलता है, जहां से पाकिस्तान के लिए लड़का ग्रूम होता है, ये लड़के बहुत अच्छे हैं। पेस बैटरी की भी बात करें, लेकिन फिर जो कोचिंग पेयर है उसको सेट रहने दें। अगर आप ये छोटे छोटे शॉर्ट टर्म प्लान्स के साथ चलेंगे तो वो पूरा का पूरा जो इंसान है आड़ा का ताड़ा सारा का खराब कर देगा मामला आपका। तो बेहतर है कि आप इनके साथ अपना कन्वर्सेशन। मुझे ऐसी फील होती है कि जिस तरह से भी आप बात कर रहे थे कि डगआउट से आपको कंसिस्टेंटली टिप्स भी आ रही थी, सपोर्ट भी मिल रही थी, चाहे फिर वो सरफराज हो या इफ्तिखार साहब हो, बट एट द सेम टाइम हमें ये आकर ये समझने की भी ज़रूरत है कि आप यहाँ पर ये टिप्स देते हैं ताकि सीनियर लेवल पर ये टिप्स आपको ना देनी पड़े। यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मतलब जो भी नया कोच आता है आप देखें वो बड़े आकर उन प्रोफेशनल प्लेयर्स को उस तरह से सिखा रहे हो। तो हमने ये हफीज़ को भी करते देखा था, हमने और भी मेंटोर्स को ये करते हुए देखा है बाद में, और वो पता नहीं वो पिक्चर सेशन होता है या क्या होता है, बट दे डू इट। बट अगर आप अंडर 19 के प्लेयर्स को इस तरह से नरिश करके ऊपर लेकर आते हैं, देन दे आर गुड टू गो फॉर द सीनियर लेवल्स। उनको वहाँ इस तरह की चीज़ों की जरूरत नहीं होती है।
एक चीज़ हमारे ना एक थोड़ा सा इशू क्या है, जो आपने एक बड़ी अच्छी बात की इस वक्त अंडर 19 अंडर 17 लेवल की बात करें। मैं खुद एक अंडर 19 का प्रोडक्ट हूँ। वो एज होती है जहां पर आप एक प्लेयर को ग्रूम करते हो, यहाँ पर उसका जो जेन है वो बन रहा होता है, उसकी फिजिकल फिटनेस की बात करें वो बन रही होती है, उसको भूख होती है सीखने की, यार हाँ मेरे साथ एक बड़ा नाम लगा है, मैं रेप्लिकेट करता हूँ उसको, मैं सीख रहा हूँ। इस एज पे इसलिए मैंने कहा ना इंपॉर्टेंट की होता है कि आप उस पर ज्यादा नजर रखें, आप उसके ऊपर ग्रूम करें। मसला क्या होता है हमारे यहाँ पर कि जब अंडर 19, मैं पाकिस्तान नहीं खेला, मैं यूएई खेला हुआ हूँ, लेकिन जिस वक्त आप इन एरियाज की बात करते हैं तो इशू क्या होता है कि जब अंडर 19 का टूर्नामेंट खत्म होता है, फॉर इंस्टेंस अभी ये अंडर 19 का एशिया कप जीते आप, बहुत अच्छी बात थी कि कल आपका जो गैदरिंग थी इस्लामाबाद में, बहुत अच्छा वेलकम भी इनको किया गया, आपने वर्ल्ड कप खेलने जाना है, जो भी रिजल्ट हो अल्लाह करे हम जीतें। उसके बाद जो मैंने गैप की बात की ना, गैप किस सेंस में कह रहा हूँ, पाकिस्तान का तो गैप तो है ही है, लेकिन जो उस लड़के को उसको फिर मॉनिटर करना होता है, उसकी फिटनेस को, उसकी रेगुलर बेसिस की क्रिकेट को, वो नहीं है हमारा स्ट्रक्चर। उसको मॉनिटर करने की बहुत जरूरत है। जब आप बात करते हैं ना, एक लड़का फॉर एग्जांपल पिंडी रीजन से बिलोंग करता है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, रावलपिंडी की जो रीजन की जो इंतजामिया यहाँ पर बैठी है, आज भी हम लोग क्यों थोड़े से पीछे है, हमारे पास सिस्टम वो नहीं है, जो सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके अंदर प्लेयर्स पूरे के पूरे नीचे लिस्ट ऑन होते हैं कि ये लड़का कहाँ पर जाके इस वक्त खेल रहा है, उसको मैं ट्रैक कर रहा होता हूँ कि यार उसका स्कोर क्या है, चाहे वो क्लब क्रिकेट भी खेल रहा है, कितनी क्लब क्रिकेट खेल रहा है, कितने फिटनेस पे उसने काम किया। क्योंकि जब हम बात करते हैं ना कि पॉजिटिविटी तो है, अच्छी बात है, हो रही है, जब हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स की बात करते हैं जहां पर एलीट क्लास के क्रिकेटर्स जाके खेलते हैं, वो सिर्फ एक है आपके पास लाहौर के अंदर, उसको एक्सपैंड करने की जरूरत है कि इस्लामाबाद में आपके पास एक हो, एक आपके पास कराची में हो, ताकि लड़के जो ये अंडर 19 के निकले वहां जाके अपना ग्रूम करें। ये उस वक्त भी होगा जब आपकी पॉलिसी साजों की भी कंटिन्यूशन होगी। नाउ टॉकिंग अबाउट दैट, मेरी इस वक्त ना स्क्रीन पे हमारी फुटेज चल रही है, एंड इफ यू कैन रीप्ले दैट, जो पोडियम था उस पोडियम पे मोहसिन नकवी जब ट्रॉफी देने आए हैं कप्तान को, तो पीछे कौन खड़ा हुआ है आप ये देख लीजिए जनाब। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड खड़ा हुआ है पीछे, यूएई क्रिकेट बोर्ड खड़ा हुआ है, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड खड़ा हुआ है। दिस इज अ क्लियर मैसेज। आई एम सॉरी, आई एम डिविएटिंग फ्रॉम अ बिट ऑफ क्रिकेट अवेज, लेकिन क्रिकेटिंग पॉलिटिक्स भी बड़ी हो गई है और इस पे भी बात कर लेते हैं। अ वेरी फाइन मैसेज टू द हेजेमनी ऑफ इंडिया, बहुत ही ज़बरदस्त। और आहिस्ता आहिस्ता वो जो जब आप जीतेंगे ना, इसी तरीके से गरूर का बुत पाश होता है। मैं चाहूँगा इस पर थोड़ी सी आप लबकुशाई ज़रूर करें, जो कुछ हुआ है कल और उसमें तमाम बोर्ड्स इकट्ठे हुए हैं, एक बड़ा क्लियर मैसेज दिया है हमने। दो चीज़ें जैसे आपने भी बात की, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसी के अंदर मैं लेके आना चाहूँगा। स्पोर्ट्स को थोड़ा सा डाइवर्ट इस सेंस में कर रहा हूँ कि जो आपने जीत की बात की, आपने इनको 7-0 मारा, पूरी दुनिया इस वक्त आपके साथ, जो आप बॉडी लैंग्वेज देख लें, अपने जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी जाके पूरी दुनिया में देख लें, वो आपसे मिलना चाहते हैं लोग, जो भी बैक एंड पे मामला हैं। क्रिकेट की बात करें, सेम चीज आती है। जिस वक्त आप जीतते हो ना, जब आप टूर्नामेंट्स जीतने लग पड़ते हो, जब आप एक टीम जीतती है, जब आपकी टीम वर्ल्ड कप उठाती है, तो जो बड़ी टीमें होती हैं ना, उनके अंदर एक रेस लग सकती है कि यार मैंने इस टीम के साथ खेलना है क्योंकि रिजल्ट प्रोड्यूस कर रही है, हमारे लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है। जो क्रिकेट बोर्ड्स की बात करूं, वो क्यों आपके साथ लाइजॉन करने लग पड़ते हैं कि उनको समझ आ जाती है कि यार इनका जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, मुझे पता है मैं कीड़े तो निकालते हैं हम सारे डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की, लेकिन मैं फिर भी हैट्स ऑफ क्यों कहता हूँ कि यार मुझे पता है मसले हैं डोमेस्टिक में, बहुत से मसले पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर हैं कि आप अभी बिडिंग प्रोसेस पे नहीं जाते, ड्राफ्टिंग है, बड़ा प्लेयर नहीं आता, लेकिन उन चैलेंजेस के बावजूद आपके लड़के इतने तगड़े निकलते हैं जो दुनिया पर रूल करते हैं। और बात है, चाहे बिग बैश की बात करें, बाबर आजम का 50 भी देख ले, मैं को बहुत बड़ा फैन नहीं, लेकिन कमेंटेटर्स भी बात कर रहे थे कितना इंपॉर्टेंट है। रिजवान की कल इनिंग्स देखे, कमेंटेटर्स कह रहे थे कितना इंपॉर्टेंट ये कैरेक्टर है इसके अंदर, कि हमारे प्लेयर्स फिर भी दमखम रखते हैं। जो कल आपने बात की ना, जो ये सारा पोडियम के ऊपर हुआ, ये बड़ा क्लियर एक मैसेज क्या है कि आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया को समझ में आ चुकी है कि अगर ये हमारे साथ कर रहे हैं ना, तो ये इनके साथ भी करेंगे कल कोई, कि हमारे ऊपर अगर ये सैंक्शंस लगा देते हैं क्रिकेट के ऊपर। मैंने आपको उस दिन भी एक बात की थी कि मैं डिफरेंट टीम्स के साथ काम करता हूँ लीग क्रिकेट के अंदर। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर मुझे ये पता है कि स्टेक होल्डर्स तो हैं, ये आपकी पता है लीग के अंदर इनके ऑब्वियसली शेयर्स हैं, डिफरेंट चीजें हैं। जैसे अभी अब ILT20 जो अभी इस वक्त हो रहा है, उसके अंदर आप देख लें, डेजर्ट वाइपर्स के अलावा तो आपको कोई पाकिस्तानी के लड़का नजर नहीं आ रहा आपको खेलते हुए। डेजर्ट वाइपर्स क्योंकि यूके की फ्रेंचाइज है, तो इसलिए ये लिटरली पीछे बैकएंड पे ब्लैकमेल करते हैं, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी होगा, उसको ब्लैकमेल करेंगे कि यार PSL में अगर गए, या जैसे कश्मीर प्रीमियर लीग होती थी या कश्मीर सुपर लीग, जो भी अपना लीग होगी पाकिस्तान के अंदर, तो यार आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको रिवॉक कर देंगे। ये सोचे मुझे अगर कर दें तो प्लेयर्स कितनी अपना वो है, प्लेयर्स को तो मेंटली चैलेंज तो करते हैं क्योंकि फाइनेंशियली सारी मामला होते हैं, तो इस तरीके की लॉबिंग ये खेलते हैं। तो उस पर पाकिस्तान को बड़ा
प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। आप हुए हैं प्रोएक्टिव, बड़ी जिस तरीके से चीजें हम लेके चल रहे हैं, लेकिन राइट। ये बड़ा क्लियर कल मैसेज था कि वो कहते हैं ना कि जब आप आई अक्कड़ थिंक उसका दिखाते हो तो एक खुदा की ज़ात प्रैक्टिकल आपको हमने बताती है, देख फिर भी कहेगी। लिया जो हमारी श्रीलंका के अगेंस्ट सीरीज थी, जिसमें फिर हमने देखा कि पाकिस्तान की जानिब से वॉर्न भी किया गया, सपोर्ट भी किया गया श्रीलंकन प्लेयर्स। सम पीपल आर सेइंग कि उसके पीछे भी कहीं ना कहीं शायद आईपीएल का प्रेशर हुआ श्रीलंका के ऊपर, बिकॉज ही वाज द वन पर्सन हु वांटेड टू गेट आउट सबसे पहले। बहुत शुक्रिया अवैस, इट वाज वंडरफुल टू हैव यू ऑन द शो एंड वन को हम सबको पाकिस्तान की जीत मुबारक। संडे बहुत अच्छा रहा हमारे। एब्सोल्युटली। अभी ब्रेक लेना, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। मीडिया बोल है में आपको कहते हैं एक बार फिर खुशामदीद। और चलिए ज़रा बात कर लेते हैं कि मौसम की सूरत हाल क्या आज रहने वाली है। वेल, गुज़िश्ता एक हफ्ते में तो हम देखें तो कुछ इलाकों में बर्फबारी भी रही, कहीं पर हमने देखा सर्दी में इजाफा हुआ, लेकिन जो नहीं हुआ वो ये हुआ कि कराची में किसी तौर पर सर्दी में इजाफा नहीं हो पा रहा। गुज़िश्ता 2 दिनों से तो लोग पंखे दोबारा से चला रहे हैं, कराची का टेम्परेचर हाई हुआ है। आज सूरत हाल ये है कि मतला धुंध आलूद और बादल छाए रहेंगे, ये बताया जा रहा है, जबकि कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 15, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 29 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। वेयर एज वी वर एक्सपेक्टिंग कि शायद हम दिसंबर के एंड में जब जाएंगे तो टेम्परेचर थोड़ा नीचे जाएगा, कराची में सर्दी होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि क्वेटा में सर्द हवाओं के साथ मतलब जुज़वी तौर पर अबर आलूद है और टेम्परेचर वहाँ पर थोड़ा सा ऊपर गया है माइनस से। अब हम देख रहे हैं कि 2 मिनिमम और ज़्यादा से ज़्यादा 9 रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जबकि मुल्तान की अगर बात कर लें तो यहाँ पे मतलब धुंध आलूद रहने का इम्कान है और टेम्परेचर कम से कम 10 और ज़्यादा से ज़्यादा 23 रहने का इम्कान है। इसके अलावा लाहौर की सूरत हाल क्या है, यहाँ पर मतला है साफ। शहर में आज कम से कम दर्जा हरारत 10 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। और इस्लामाबाद में भी सूरत हाल कुछ ऐसी भी है, यहाँ पर क्लियर है आज वेदर, यहाँ पर आज बारिश का भी इम्कान नहीं है। और मिनिमम टेम्परेचर जो है लाहौर का, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मिनिमम टेम्परेचर 10 और मैक्सिमम 20 तक रहने का इम्कान है। जबकि अगर हम इस्लामाबाद का जिक्र कर लेते हैं तो इस्लामाबाद का टेम्परेचर रहेगा मिनिमम 9 और ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो 20 तक जाने का इम्कान है। इसके अलावा पेशावर का जिक्र कर लेते हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मतलब अबर आलूद रहने का इम्कान है, लेकिन टेम्परेचर गोज़ एज सेम एज लाइक इस्लामाबाद, जहाँ पर मिनिमम टेम्परेचर 9 और ज़्यादा से ज़्यादा 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। और फैसलाबाद की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कम से कम दर्जा हरारत 10 और ज़्यादा से ज़्यादा 21 रहने का इम्कान है। और मुल्क के दीगर शहरों में क्या सूरत हाल रहेगी ये आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहा है। कालाम में -1 तक जा सकता है, जबकि स्कर्दू में -9 तक हिट कर सकता है। तो ये तो थी मौसम की सूरत हाल। हम आपको लेकर चल रहे हैं अपने मेन स्टूडियोज़ की जानिब एक दफ़ा फिर से, जहाँ पर आपको ज्वाइन करे हैं फैसल। थोड़ी सी मौसम की सूरत हाल अगर मैं भी बता दूं तो कराची में कल बड़ी ही धुंध थी, सैटरडे संडे बेसिकली एक्चुअली दोनों ही दिनों में। और सुबह सुबह जो लोग उठे तो उन्हें तो कहा कि मैं कराची में सोया था रात में और मैं मरी में उठा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं, आप कराची में उठे थे। दिस वॉज येस्टरडे, दिस वॉज शारा फैसल। और आप देखें कि अगली गाड़ी के बाद पीछे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है ना। तो ये तो कल के दिन थे, लेकिन आज क्या सूरत हाल है शहर के मुख्तलिफ इलाक़ों में। और चलते हैं अपनी नुमाइंदा मरियम की जानिब। मरियम, ज़रा बताइए कि सैटरडे संडे तो बड़ा फॉगी था और बड़ा ही दिलफरेब मौसम हुआ था कराची में, आज क्या सूरत हाल है? कराची में आज भी धुंध छाई हुई है और आज जो विजिबिलिटी बताई जा रही है महकमा मौसमियात के मुताबिक वो 2.8 किलोमीटर बताई जा रही है। गुज़िश्ता रोज़ की बात करें तो पूरा कराची जो है गुज़िश्ता रोज़ धुंध की लपेट में था और ज़ीरो विजिबिलिटी सुबह 6 से 7 बजे के दरमियान कराची में जो है वो देखी गई। लेकिन आज जो है मौसम कदरे बेहतर है और स्मोक या धुंध वो जो है काफ़ी हद तक कम है और विजिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिर्फ ये धुंध का सिलसिला जो है वो आज तक ही था। कल से मौसम जो है दोबारा से बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर जो है वो आसमान जो है वो कल से नज़र आएगा। गुज़िश्ता रोज़ क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की ट्रफ जो है वो कराची के ऊपर से गुजर रही थी, जिसके नतीजे में कराची का मतला कल अबर आलूद भी था और हवा में नमी का तनासुब ज़्यादा होने की वजह से ह्यूमिडिटी लेवल ज़्यादा होने की वजह से फॉग जो है गुज़िश्ता रोज़ देखी गई। ताहम आज जो है उस फॉग की शिद्दत में जो है काफ़ी हद तक कमी आई है। याद रहे कि माहिरीन माहौलियात के मुताबिक ये बताया गया है कि ये फॉग और आलूदा पार्टिकल जब आपस में मिलते हैं तो स्मोक जो है वो तश्कील पाती है, जो कि इंसानी सेहत के लिए काफ़ी हद तक मुज़र सेहत करार दी जाती है। एयर क्वालिटी इंडेक्स
मौसम सरमा के आगाज के साथ ही कराची का जो है वो आलूदा और मुज़र सेहत जो है मुसलसल आ रहा है, और इसकी एक बड़ी वजह गाड़ियों से निकलता धुआं और इंडस्ट्रियल एरिया का इंडस्ट्रीज से निकलता हुआ धुआं या फुजला जो है वो बताया जाता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मिनिमम टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड, हवा में नमी का तनाज़ुर 68% रिकॉर्ड किया गया है, जबकि आज मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो 28 से 29 के दरमियान रिकॉर्ड होने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा आने वाले एक हफ्ते तक शहर में बारिश का इम्कान नहीं है, ताहम दिसंबर के आखिरी चंद दिनों में कराची में सर्दी में इजाफा देखने में आ सकता है। मरियम, बहुत शुक्रिया, आपने हमें इस हवाले से बताया। वेल, कराची में तो स्मॉग रहा और लोगों को उसने परेशान भी किया, लेकिन लोगों को लगता रहा कि शायद ये फॉग है। बट टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ व्हेन यू गेटिंग आउट ऑफ द हाउस, तो प्लीज़ मास्क का इस्तेमाल कर लें ताकि आपको इसकी वजह से नज़ला ज़ुकाम और दीगर इस तरह की सांस में लेने वाली तकलीफ देने वाली बीमारियाँ ना हो। अच्छा, एक हकीकत है जो हम सब जानते हैं, लेकिन चूँकि पाकिस्तान उसमें कई अरसे से स्ट्रगल करता रहा है, हम बार बार ये बात करते रहे कि पाकिस्तान शायद अब एग्रीकल्चर मुल्क नहीं रहा है या हम शिफ्ट हो रहे हैं। तो पाकिस्तान ने बहुत सारी तब्दीलियां देखी हैं, लेकिन एक जो हकीकत है वो आज भी अपनी जगह कायम है, और वो ये है कि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है और किसान हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी भी है। ज़राअत आज भी पाकिस्तान की GDP में तकरीबन 23.5% हिस्सा डालती है, और मुल्क की ग़िज़ाई ज़रूरियात, रोज़गार और देही मईशत और कारोबार इसी शोबे पर इनका दारोमदार है। गुज़िश्ता रोज़ बल्कि गुज़िश्ता हफ्ते किसानों को खराज तहसीन पेश किया गया, इसका दिन मनाया गया। इसका स्लोगन था खुशहाल किसान तो खुशहाल पाकिस्तान। एक ऐसा दिन जो हमें याद दिलाता है कि किसान की मेहनत के बगैर ना मईशत चल सकती है, ना मुल्क आगे बढ़ सकते हैं। तो इस पर मज़ीद क्या गुफ्तगू जो है वो मज़ीद क्या चीज़ें हो रही हैं, और फार्म टू मार्केट कॉन्सेप्ट, हमारे फर्टिलाइजर्स एंड ऑल दैट, हम कैसे सस्टेनेबिलिटी को हम कैसे कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद इसी पे गुफ्तगू करने के लिए डायरेक्टर मार्केटिंग एंड सेल्स फातिमा ग्रुप राबिल सदोज़ई। अस्सलाम वालेकुम राबिल, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। पाकिस्तान की जो ग़िज़ाई सलामती और मजमूई मईशत में ज़राअत और किसानों की अहमियत बहुत ज़्यादा है, क्या समझती हैं, क्या कहना चाहेंगी इस पर? आपके ख्याल में इस अहमियत को हम अमली सतह पर किस हद तक तस्लीम कर रहे हैं, और खराज तहसीन पेश करने के दिन की ज़रूरत क्यों महसूस की गई? जी अस्सलाम वालेकुम जी, और बहुत शुक्रिया अपने शो में बुलाने के लिए मुझे आज। आपके सवाल बहुत पर्टिनेंट हैं, बहुत रेलेवेंट हैं, और बहुत डेप्थ ऑफ एन आंसर भी रिक्वायर करते हैं, तो मैं ज़रा 2 मिनट लूँगी। जिस तरह आप बात कर रहे थे, आपके सवाल में था कि जी क्या कितनी अहमियत है एग्रीकल्चर की पाकिस्तान के लिए, और इसी तरह फार्मर की कितनी अहमियत है। तो मैं थोड़े से स्टेटिस्टिक्स आपसे शेयर करना चाहती हूँ ताकि आपकी ऑडियंस को भी थोड़ा अंदाज़ा हो कि एग्रीकल्चर कितना इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। हम सब ने सुना भी है, पढ़ा भी है कि एग्रीकल्चर को पाकिस्तान की इकोनॉमी की बैकबोन कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है कि 23% कंट्रीब्यूशन टू द GDP एग्रीकल्चर से आती है। साथ साथ में अगर आप पूरी वर्कफोर्स देखें पाकिस्तान की, उसमें अबाउट 37% ऑफ द वर्कफोर्स एग्रीकल्चर से रिलेटेड है या रिलेटेड काम करती है। और इसके अलावा एक्सपोर्ट्स को अगर आप देखें तो हमारे 60% ऑफ द एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान के एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट से आते हैं। तो अगर इन सबको आप ओवरव्यू करें तो ये बड़े ही इम्पोर्टेंट और माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स हैं फॉर पीपल हु वांट टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर टू आवर इकोनॉमी। साथ साथ में पाकिस्तान हैज़ अ ह्यूज पॉपुलेशन। 240 मिलियन लोग पाकिस्तान में रहते हैं और 5 मिलियन हर साल ऐड ऑन होते हैं। तो यू कैन अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी। अगेन हमारे फार्मर्स, बहन भाई, हमारे काश्तकार एग्रीकल्चर में काम करेंगे, ड्राइव एग्रीकल्चर को करेंगे, तो एग्रीकल्चर हमारे ये सारे इम्पोर्टेंट स्टेटिस्टिक्स और फूड सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकेगा। एंड विच इज़ वाई द इम्पोर्टेंस ऑफ अ फार्मर, हमारे काश्तकार बहन भाइयों की इम्पोर्टेंस यहाँ से नज़र भी आती है और दिखाई भी देती है। लेकिन जब हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, हम अपने किसान भाइयों से बात करते हैं, तो ये एक बड़ा एहसास आता है हमें कि जी उन्हें लगता है कि पाकिस्तान, स्पेशली अर्बन एरियाज, एक्नॉलेजमेंट या अप्रिसिएशन तो दूर की बात, उनकी मेहनत, उनका खून, उनका पसीना जो इन क्रॉप्स में जाता है वो ना हम अंडरस्टैंड करते हैं और ना ही अप्रिशिएट करते हैं।
एंड विच इज़ वाई फातिमा फर्टिलाइजर 2019 में हमने सोचा कि एक दिन ज़रूर होना चाहिए हमारे मुल्क में, हमारे कैलेंडर डेज में, जहाँ पे हम अपने किसान बहन भाइयों को एक खराज तहसीन पेश कर सकें, उनकी अनथक मेहनत के लिए जो वो अपना खून पसीना लगाते हैं, ताकि उनका बोया हुआ अनाज हमारे टेबल तक रोटी या चावल या दाल या डिफरेंट किस्मों में आ सके। एंड दिस इज़ वेयर सलाम किसान या किसान डे का आइडिया आया, और ये हमने प्रपोज किया 2019 में। एंड अल्हम्दुलिल्लाह इट इज़ नाउ ऑफिशियली रिकग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, और सारे स्टेक होल्डर्स इन एग्रीकल्चर एज वेल एज अदर इंडस्ट्रीज इस दिन को एक्नॉलेज भी करते हैं और सेलिब्रेट भी करते हैं। राइट। अच्छा, एक डे ऑफ एक्नॉलेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है, हम सबको अप्रिसिएशन की ज़रूरत होती है, लेकिन इससे ज़्यादा अच्छी एक्नॉलेजमेंट कोई और नहीं हो सकती कि ये जो किसान हैं उतना अपने घर भी ले जा सकें जितना ये उगाते भी हैं, जो कि नहीं हो पाता। तो क्या बुनियादी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है आज के दिन की अगर हम बात करते हैं जो किसान हैं उनको, चाहे फिर वो मौसमियाती तब्दीली की सूरत में हो, जिस रेट पर वो चीज़ें बेच रहे होते हैं उससे ज़्यादा उनके एक्सपेंडिचर्स हो जाते हैं, अडेप्टेबिलिटी का बहुत बड़ा मसला है। जी, हमारे साथ 5 बहुत अहम और क्रिटिकल एरियाज़ हैं जो हमारे किसान बहन भाई और काश्तकार बहन भाइयों को फेस होते हैं, और उस पर हमें गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेक होल्डर्स एज वेल एज कॉर्पोरेट्स हम सबको स्टेप फॉरवर्ड करना पड़ेगा, और हमें किसान बहन भाइयों का इसका हल भी निकालना पड़ेगा, उनकी हैंड होल्डिंग भी करनी पड़ेगी। अगर 2-4 मिनट्स टॉप ऑफ माई माइंड अगर आपको बताऊं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमारे एग्रीकल्चर के डिफरेंट एरियाज़ में बहुत कम, क्या बिल्कुल ही नेग्लिजिबल है। हम दूसरी कंट्रीज से बहुत पीछे हैं, इसलिए कि हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हमने ना इन्वेस्टमेंट की है फ्रॉम द एग्रीकल्चर, नॉट इवन फ्रॉम द एकेडेमिया एंड कॉर्पोरेट्स ऑल्सो में इतनी वाज़ेह कोई चेंज नहीं नज़र आया। स्पेशली अगर मैं बात करूं तो फॉर एग्जांपल क्लाइमेट रेजिलिएंट सीड्स की, आपने देखा है पिछले साल, इस साल भी शुरू का साल ड्राउट लाइक थी कंडीशंस, सेकेंड हाफ में सैलाब आया, और अगले साल सैलाब की इससे भी बड़ी फोरकास्टिंग है। तो हमें क्लाइमेट रेजिलिएंट सीड्स पे काम करना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, अगेन सैलाब एंड ड्राउट की अगर हम बात करते हैं तो हमें हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम्स पे बहुत ज़रूरी है कि हम एज अ कंट्री इस पे काम करें और अपने काश्तकार बहन भाइयों का इसके एक सोल्यूशन निकाल के दें। तीसरी और बहुत ज़रूरी बात है सोइल मैनेजमेंट या बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइज़र। अगेन इसमें एजुकेशन, इसमें न्यू एंड एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हमें लानी पड़ेंगी अपनी कंट्री में, ताकि हम इनको ये सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकें। मैकेनाइजेशन, डिजिटाइजेशन इज़ अनदर वन ऑफ द फैक्टर्स जहाँ पे हम बहुत पीछे हैं। एंड अगर हम कंपेयर करें अपनी नेबरिंग कंट्रीज से या दूसरी कंट्रीज से जो एग्रीकल्चर में बहुत अच्छा काम कर रही हैं, तो अगेन हम अपने आप को एज अ कंट्री बहुत पीछे इसको देखते हैं। सो यू नो दोज आर द थिंग्स दैट वी नीड टू लुक एट, बट ऑल्सो लाइक यू सेड 2 मेन क्रिटिकल फैक्टर्स हैं। यील्ड पर एकड़ पे काम बहुत ज़रूरी है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी हैं और हमारे भी डिफरेंट तरीके जो हम ज़राअत में इस्तेमाल करते हैं उनको अपडेट करने की ज़रूरत है। एंड लास्टली ऑफ कोर्स कमोडिटी प्राइसिंग। अगर फार्मर को श्योरिटी और कॉन्फिडेंस होगा कि जी जो मैं आज फसल उगा रहा हूँ उसकी मुझे मेरी जस्ट प्राइस मिल जाएगी, मेरी इनपुट कॉस्ट उसमें कवर हो जाएंगे और मुझे थोड़ा प्रॉफिट भी मिल जाएगा, तो फार्मर ज़रूर उस फसल की तरफ जाएगा। तो ये कुछ एरियाज़ हैं जिन पे हमें मिलके एज अ कॉम काम करना पड़ेगा। ऑलराइट। अच्छा, हुकूमत पॉलिसी साजी के ज़रिए किसानों को किस तरह मौसर उनकी मदद कर सकती है? आई मीन किन शोबों में फौरी इस्लाहात की ज़रूरत है ताकि किसान को रिलीफ मिल सके? बिल्कुल आपने सही सवाल किया। इसको मैं थोड़ी सी एग्जाम्पल के साथ लेके चलूँगी। हमारा लास्ट फिस्कल ईयर 24-25 में एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट 0.5% थी, और उससे पिछले साल फिस्कल ईयर 23-24 में एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 6.25% थी। तो इतना ड्रास्टिक डिक्रीज इन एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ रेट में क्यों हुआ? वन ऑफ द मेजर रीजंस वाज द हिट जो हमारे फार्मर्स ने लिया बिकॉज उनको गंदम की प्राइस नहीं मिली। पिछले 2 साल दे हैव बीन स्ट्रगलिंग, और जब गंदम, क्योंकि एक हमारा बहुत मेजर क्रॉप है, 23 मिलियन एकर्स पे गंदम लगती है, जब फार्मर को
कॉन्फिडेंस होता है कि जी मुझे गंदम की प्राइस मिल जाएगी, देन ही इज एबल टू इन्वेस्ट इन अदर क्रॉप्स एंड उसका साइकिल चलता रहता है। अगेन कमिंग बैक टू सलाम किसान, क्यों हम इसकी इम्पोर्टेंस कहते हैं कि जी ये एक नेशनल हमने प्लेटफॉर्म बनाया है जहाँ पे हमारे काश्तकार बहन भाइयों के इश्यूज को इस तरह उजागर किया जाए ताकि पॉलिसी मेकर्स इनका नोटिस लें और उस पर काम कर सकें। ठीक है, और आप क्या समझती हैं कि ख़वातीन हमारे माशरे में किस तरह से ज़राअत की फील्ड में आगे आ सकती हैं, और क्या ऐसा मुमकिन भी है? जी थैंक यू, बहुत ही आपका इंटरेस्टिंग सवाल है और बहुत कम लोग इसको रियलाइज करते हैं कि हमारी रूरल सोसाइटी में 22 मिलियन वुमेन काम करती हैं एग्रीकल्चर में या एग्रीकल्चर रिलेटेड एरियाज में, और उनका एक बहुत बड़ा किरदार है। लेकिन होता यह है कि वो बहुत मैनुअल मीनियल जॉब्स करती हैं, कॉटन पिकिंग हो गई, चिली पिकिंग हो गई, राइस सोइंग हो गई, एंड दे डू ऑल ऑफ दिस इन वेरी वेरी डिफिकल्ट कंडीशंस। उनको ना पे मिलती है जो उनके मेल काउंटर पार्ट्स को मिलती है, सैनिटरी कंडीशंस बिल्कुल नहीं है, सेफ्टी कंडीशंस बिल्कुल नहीं है, लैक ऑफ मोबिलिटी है, लैक ऑफ फाइनेंसिंग है, चाइल्ड केयर फैसिलिटीज़ नहीं है। तो हमारी ख़वातीन बहुत मुश्किल हालात में काम करती हैं और बहुत ज़्यादा काम करती हैं, लेकिन वो एक्नॉलेजमेंट और वो अप्रिसिएशन उनको नहीं मिलती। इसलिए फातिमा फर्टिलाइजर ने एक स्पेशल प्रोग्राम लॉन्च किया है, इसका नाम है सरसब्ज ताबीर। सरसब्ज ताबीर हमारा विमेन एम्पावरमेंट और रूरल विमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम है। इसके 4 वर्टिकल्स हैं। नंबर 1 इज वोकेशनल ट्रेनिंग, जहां हम एक्चुअली रूरल एरियाज में जाके इन खवातीन को ट्रेनिंग देते हैं ऑन फूड प्रोसेसिंग। हमने एक US8 सर्टिफाइड ट्रेनर को हायर किया हुआ है, तो वो फार्म फूड प्रोसेसिंग एंड वेस्ट मैनेजमेंट पे इनको जैम, जेलीज, चटनीज, मामलेट्स बनाना सिखाते हैं ताकि वो अपना एक बिजनेस सेटअप कर सकें। सरसब्ज ताबीर का सेकंड वर्टिकल है फाइनेंशियल एड। जब हमने इनको ट्रेनिंग दे दी तो हमें रियलाइज हुआ कि उनके पास तो फाइनेंशियल मसल ही नहीं है और कोई बैंक उनको लोन देने को तैयार नहीं है। इसलिए वी रीच्ड आउट टू अखवत और हमने अखवत के साथ पार्टनरशिप की ताकि हम इन खवातीन को फाइनेंसिंग प्रोवाइड करवा सकें और ये अपना बिजनेस स्टैब्लिश कर सकें। एंड वी फर्मली बिलीव कि एक खातून जब अपना बिजनेस स्टैब्लिश करती है तो इट लीड्स टू द प्रोस्पेरिटी ऑफ आवर फैमिली, दैट रीजन एंड दैट प्रोविंस। The third vertical of सरसब्ज ताबीर is हेल्थ केयर। हम अपने पार्टनर हॉस्पिटल मुख्तार शेख हॉस्पिटल के साथ अक्रॉस द कंट्री मेडिकल कैंप्स लगाते हैं, जहाँ पे हम जाके उनकी बेसिक हेल्थ स्क्रीनिंग करवाते हैं, हमारी रूरल वुमेन और हमारी फार्मर्स जो वुमेन फार्मर्स हैं उनकी। एंड द फोर्थ पिलर ऑफ सरसब्ज ताबीर इज एजुकेशन, जहाँ पे हमने किंग्स चार्ल्स इंटरनेशनल विच इज UK बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, उनके साथ पार्टनरशिप करके गवर्नमेंट स्कूल्स में 14 से 18 साल के बच्चों को एंटरप्रेन्योरल थिंकिंग और सस्टेनेबिलिटी प्रोजेक्ट्स पे ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। सो ऑल ऑफ दिस कंबाइंड इज आवर एफर्ट कि हम अपने खवातीन जो रूरल एरियाज में हैं उनकी एम्पावरमेंट भी करें और उनको वो अप्रिसिएशन भी दिलाएं जो वो डिजर्व करती हैं। इसके साथ साथ हमारी फातिमा फर्टिलाइजर इज द ओनली कंपनी जिसने एक एग्रीकल्चर वेब सीरीज लॉन्च की है, जहाँ पे हम फीमेल फार्मर्स की कहानियां दुनिया को दिखाते हैं। हमने 2 एपिसोड्स बनाए हुए हैं, एक है नाज दरेजो, हमारी फीमेल फार्मर है फ्रॉम सिंध, एंड एक है जुगनू मोहसिन, हमारी फीमेल फार्मर फ्रॉम पंजाब। उनकी स्टोरीज हमने डेवलप की और हमने अपने वेब सीरीज पे लगाई, एंड दिस इज our effort to show the world the soft image of Pakistan and to show the world the courageous and the resilient women of Pakistan and the female farmers जो इतनी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में काम कर रही हैं। अच्छा राबेल, ज़राअत की फील्ड में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में पैदावार अब बतदरीज कम हो रही है, तो इसकी क्या वजूहत हैं और पैदावार को बढ़ाने के लिए क्या स्टेप्स उठाए जा रहे हैं? जी थैंक यू, बहुत रेलेवेंट सवाल अगेन है। इसकी मैं अगेन एक मिसाल देके आपसे डिस्कशन आगे लेके जाऊंगी। लास्ट ईयर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने अनाउंस किया कि उन्हें हाई यील्ड व्हीट कंपटीशन उन्होंने पंजाब में अनाउंस किया। हमारी टेक्निकल टीम ने और हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स फार्मर्स के साथ जाके उनकी ट्रेनिंग, उनकी गाइडेंस, उनकी एजुकेशन की कि उनके ये जो व्हीट का क्रॉप है उसको आगे कैसे लेके जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह इसके रिजल्ट जो अभी आए हैं, पंजाब के 40 डिस्ट्रिक्ट्स में 34 डिस्ट्रिक्ट्स में सरसब्ज NP और सरसब्ज कैन गवारा के यूजर्स ने नंबर 1 पोजीशन हासिल की है। और इस पोजीशन में उनको ऑलमोस्ट 70
माउंट्स पर एकड़ हासिल किया है, जहां से अगर आप देखें हमारा नेशनल एवरेज 33 माउंट्स पर एकड़ है। तो आप देखें डबल द अमाउंट ऑफ माउंट्स पर एकड़ यील्ड आई है हमारे फार्मर्स की, जिनको हमने सिर्फ उनकी हैंड होल्डिंग की, उनको नए तरीके बताए, उनको राइट टाइम पे क्या इस्तेमाल करना है वो बताया, एंड दे वर एबल टू गेट मोर देन डबल द अमाउंट। अगर आप इसको थोड़ा सा ब्राइडर प्रोस्पेक्ट में देखें तो हम वीट 23 मिलियन एकर्स पे लगाते हैं। अगर हम अपनी यील्ड डबल कर दें तो ना सिर्फ हम अपनी नेशनल फूड सिक्योरिटी के सारे इश्यूज को एड्रेस कर लेंगे, बल्कि हम इसको एक्सपोर्ट करके फॉरेन एक्सचेंज भी अर्न कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया राबेल, इससे पूरे मुल्क को बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हासिल हो सके। एक ब्रेक ले रहे हैं, दोबारा हाजिर होंगे। एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद, आप देख रहे हैं दुनिया बोल है। एबटाबाद में एक दिल दहला देने वाला वाकया जो पेश आया, उस हवाले से आपको आगाह करेंगे। इस वाकये में गुर्बत से सताए बाप ने अपनी बीवी और 3 बच्चों को जहर देकर खुदकुशी की कोशिश की, और इस अंधोनाक वाकये में 3 मासूम बच्चों की हलाकत ने एक दफ़ा फिर से हमारी सोसाइटी पे, हमारे मुल्क की ग्रोथ के ऊपर कई सवालात खड़े कर दिए हैं। कर्ज, माशी दबाव और नफसियाती तनाव किस हद तक एक इंसान को बेबस कर सकते हैं। ये वाक़या सिर्फ एक घर का सानहा नहीं है, बल्कि माशरे में बढ़ते हुए जहनी दबाव, माली मसाइल और खामोश टूट फूट की संगीन तस्वीर है। तहकीकात में ये सामने आया है कि वीडियो पैगाम इस बात की निशानदेही करता है, जो कि तहकीकात के बाद मंजर आम पर आया, और वो ये कि मुबैना तौर पर शदीद माली दबाव की हालत को इस नहज पर पहुंचा दिया गया कि जहां एक पूरा का पूरा ख़ानदान बिखर गया। और ये सानहा लम्हा फ़िक्रिया भी है कि बर वक्त मदद और जहनी सेहत की मावनत और माली मसाइल के हल के मौसर निज़ाम अगर मौजूद होते तो शायद इस शक के बच्चों को बचाया भी जा सकता था। हमारे साथ मौजूद है माहिर नफ्सियात कंज़ा सना उमर, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कंज़ा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ये हमारे माशरे की तनज़्ज़ुली इसको कह लीजिए, या फिर हमारे ओवरऑल जो सरकारी मामलात हैं उसमें ऐसे लोगों के लिए हिस्सा ना होना कह लीजिए। एक आदमी इस हद तक पहुंच जाता है जहां वो अपने जिगर गोशों को, टुकड़ों को जो है वो मारने पे मजबूर हो जाता है। हम इस वक्त बात करते हैं, असल टॉकिंग पॉइंट ये नहीं है कि उसने मार दिया, असल टॉकिंग पॉइंट ये है कि कैसे वो यहाँ तक पहुँचा, वो जो जर्नी है वो इम्पोर्टेंट है यहाँ तक पहुँचने की। देखिए, इस सिनेरियो में 2 बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत अहम पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट ये है कि हमारे माशरे में मर्द की जो आइडेंटिटी है वो उसके रोजगार के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। और अगर उसका रोजगार या इसकी जिम्मेदारी एक तरह से वो पूरी नहीं कर पा रहा तो वो गिल्ट में रहता है, वो एक किस्म की शर्मिंदगी में रहता है। और गिल्ट या शेम एक बहुत बड़ा एलिमेंट होता है किसी भी इंसान को तोड़ने के लिए। दूसरा एलिमेंट इसमें ये है कि जिस कमाई कर रहा था, जिस तरीके से वो अपना रोजगार बनाने की कोशिश कर रहा था, जिसमें ऑनलाइन ट्रेडिंग का जिक्र हुआ है शायद यहाँ पर, अब इन दोनों सिनेरियो को अगर हम देखें तो वो ये नहीं था कि वो साइकोपैथ था, क्योंकि कहीं पे भी इस किस्म की कोई चीज वहां पर मेंशन नहीं की गई केस में, जितना भी मैंने अभी तक पढ़ा है। लेकिन उसमें ये सिनेरियो था कि वो इस कदर कॉग्निटिव रिस्ट्रिक्शन, यानी कि उसकी सोच इस कदर तंग हो चुकी हुई थी, वो एक ही डायरेक्शन में सोचता था। वो ये सोचता था कि ये मेरी गलती है, आई एम द प्रॉब्लम, और मेरी वजह से मेरी फैमिली सफर करेगी। तो इस सिचुएशन में जो काम उसने किया है वो उसके नजदीक रहन था अपने बच्चों के ऊपर, कि मेरे बाद मेरे बच्चों को परेशान ना किया जाए, मेरे बाद मेरे बच्चों को दुनिया में नुकसान ना पहुंचाए। So this was a very different way of cruelty that was, I would say, कि justified यहाँ पे। और गुर्बत इतनी ज़्यादा थी ना कंसा के, देखिए वो शख्स ये भी सोच रहा होगा, आम तौर पर कोई भी शख्स जब खुदकुशी के बारे में सोचता है, इट्स नॉट ईजी थॉट, और ये एक दिन में नहीं आता और अगले दिन बंदा खुदकुशी नहीं कर लेता। लोग कई सालों तक इस थॉट को अपने दिमाग में प्रोसेस करते रहते हैं, और फिर पहला जहन में जिनके बच्चे होते हैं यही होता है ख्याल कि यार मैं चला गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा। और उसी वजह से क्या उनकी जहन में ये थॉट आता है कि हम खुद भी ख़त्म हो जाएं और अपने बच्चों को भी ख़त्म कर दें, क्योंकि इनके साथ कोई बुरा करेगा, इनका ख्याल नहीं रखेगा, इनको तंग करेगा, या ये शायद अपने आप को खुद खड़ा नहीं कर पाएंगे, अपनी ज़िंदगी अच्छे से नहीं गुजार पाएंगे, तो इनको भी ख़त्म कर दूँ। दोनों सिनेरियो हो सकता है वहाँ पर। उसने ये भी सोचा होगा कि अगर मैं यहाँ से चला गया या मैं अगर मर गया
तो मेरे बच्चों के साथ मेरे बच्चों से वो सारे का सारा कर्ज जो है वो वसूल करने की कोशिश करेंगे, उनको तंग करेंगे, मेरी फैमिली को तंग करेंगे। दूसरी चीज यहाँ पर ये थी कि जिस तरह से उसने वीडियोस बनाई, जिस तरह से उसने सारी इंस्ट्रक्शंस दी है वहां पर, वो उसका आखिरी एक रिजॉर्ट था कि वो अपने आप को वो जिम्मेदारी फील कर पाए। तो बच्चों को उस कर्ज वाली सिचुएशन से बचाने से लेकर उस वीडियो के बनाने तक उसका सिर्फ एक ही एलिमेंट दिमाग में था कि मैं इतनी जिम्मेदारी, मैं जिंदगी में फेल हो गया हूँ लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी में फेल नहीं होगा। तो ये वो एक तरह से आखिरी तौर पर अपने तरीके से जिम्मेदारी जो है वो निभाने की कोशिश कर रहा था। दैट इज व्हाई ही वाज गोइंग टुवर्ड्स किलिंग हिज चिल्ड्रन, कि उनको भी वो अपने साथ साथ उस शर्मिंदगी से, उस तकलीफ से बचा सके। वैसे कंजा, मे बी आई एम ड्रिफ्टिंग अवे अ बिट फ्रॉम द टॉपिक, लेकिन ये हमारी सोशल गिरावट है ना, ये उसकी तरफ भी है। आई एम सॉरी, लेकिन एक कौम जिसके फ़र्द मकरूज़ होते हैं और गरीब होते हैं, ख़त गुरबत से नीचे होते हैं, आई एम सॉरी, वो कौम कोई फ़लाँ कल्चर डे और ये सेलिब्रेट करना या किसी भी चीज़ के नाम पे डिज़र्व नहीं करती है वो। व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि ऐसे दिनों के मौके पे जो हम जिसको मजहबी भी और कल्चरली भी सेलिब्रेट करते हैं, वाई नॉट उस दिन हम तहिया करें कि यार चलिए आज 10 लोगों का हम कर्जा माफ़ कराते हैं। वाई नॉट उस दिन हम निकलते हैं और कहते हैं कि आइए चलिए हम कुछ लोगों के मसले मसाइल हल कर देते हैं। वाई नॉट? सो ये हम इस वाक़े को अपने सोशल फैब्रिक से एलियनेट करके नहीं देख सकते। ये सारा कॉज एंड इफेक्ट इशू है। एक चीज होती है, उसका इफेक्ट बनता है और वो स्नोबॉल इफेक्ट बन के एक शख्स पे इतना आ जाता है क्योंकि उसने इसलिए भी ये करने की कोशिश की, इसे पता है कि मैं किस डिपार्टमेंट में जाऊं, मैं किस शख्स के पास जाऊं, कौन है जो मेरा कर्जा माफ करा देगा। कोई उसे जब राह नजर नहीं आई, ना सरकारी सतह पे और ना माशी सतह पे, ना सकाफती सतह पे, उसने फिर ये कदम उठाने का फैसला किया। एग्जैक्टली, दिस इज द केस। अगर आप रिलीजियस एस्पेक्ट से बात कर रहे हैं तो आप देखें कि हमारा रिलीजन जो है उसमें एक्चुअली ऐसे सिस्टम्स हैं जहां पर अगर वो प्रॉपरली फॉलो किए जाएं तो इन लोगों की मदद, इस तरह के लोगों की मदद की जा सकती है कि जहां पर उनका कर्जा माफ कराया जाए। किसी का कर्जा माफ कराना आजकल के दौर में, आई वुड से, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, कि किसी गुलाम को आजाद कराने के ही मुतरादिफ होगा, राइट? कि आप किसी गुलाम को आजाद करा रहे हैं। क्योंकि आजकल के दौर में अगर आप देखें, खासतौर पर फ्यूडल एरियाज में अगर आप देखें, तो लोग जिंदगी लाइक जनरेशन कर्जा माफ करने के चक्कर में किसी न किसी के पास काम कर रहे हैं, कोई ना कोई चीज जो है वो कॉन्टिन्यूसली करी जा रही है, ठीक है? इन सिनेरियोज में अगर आप रिलीजियस स्ट्रक्चर को लेकर आते हैं तो आई थिंक कि दिस इज अ वेरी गुड वे टू डील विद दिस काइंड ऑफ डेप्थ, और इस तरह के लोगों की जिंदगियों को सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छा एक स्टेप होगा, एंड डेफिनेटली वी शुड गो टुवर्ड्स इट। और इसके साथ साथ एक चीज और जो बहुत जरूरी है कि जो आई वोंट से कि हर ट्रेडिंग इस तरह की है, लेकिन जिस तरह की ऑनलाइन ट्रेडिंग है और जिस तरह की इस तरह की नई चीजें आ रही हैं जिसमें गैम्बलिंग का इफेक्ट आ रहा है, ठीक है कि वो गैम्बलिंग से शुरू नहीं हो रही, बट वो इफेक्ट वो ही वाला दे रही है। तो इस पे भी हमें देखने की जरूरत है, बिकॉज वन आफ्टर अनदर, क्योंकि आजकल हमें एक्सेस बहुत ज्यादा है, तो वन आफ्टर अनदर अगर आप इस सिनेरियो में जा रहे हैं और आप कॉन्टिन्यूसली उसके अंदर वो कहते हैं ना, धंसते जा रहे हैं कि बस ये वाला मैं अपना लॉस पूरा कर लूँ, ये वाला मैं अपना लॉस पूरा कर लूँ, दिस इज अ ह्यूज थिंग बिकॉज इट इज कीपिंग यू एडिक्टिव। तो वो चीज भी हमें देखने की जरूरत है वहाँ पर, इस बारे में भी हमें अवेयरनेस। आमतौर पर कंजा ऐसे लोग जिनके अंदर सुसाइडल थॉट्स पनप रहे होते हैं और वो बड़े हो रहे होते हैं थॉट्स, वो किसी ना किसी से बात करते हैं। इट डजंट हैपन इन अ डे और टू कि वो सोचे कि उन्हें मरना है, अपनी फैमिली को ख़त्म कर देना है, और इसका गिल्ट भी कहीं ना कहीं उनके दिल में होता है कि यार किसी का कर्जा अपने सर पर लेकर वो मर जाएंगे, तो वो भी उनको प्रोसेस कर रहे होते हैं, टेक्स देम टाइम। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये लोग किसी से बात ही नहीं करते। हमारी सोसाइटी कितनी अवेयर है इस बात के लिए कि अगर कोई शख्स मेरे पास आता है और वो ये कहता है कि यार मेरे ऊपर इतना कर्जा है या मेरे घर में इतनी परेशानी है, मेरा दिल करता है मैं मर जाऊं, हम उसे एंटरटेन नहीं करते, हम उसे क्योंकि हम रिलीजियस थॉट से भी ये सोचते हैं कि ये गलत है, ये गुनाह है, जो कि है, लेकिन हम उसको अपब्रिंग करने की, उसको उठाने की कोशिश नहीं करते। हम उसे कहते हैं कि ये गलत है, ये गुनाह है, ऐसा नहीं कर सकते तुम, और फिर हम उसे साइड पे कर देते हैं। बिल्कुल, अगर कोई इंसान सोसाइटल है तो वो बार बार ऑन एंड ऑफ, पैसिवली, सब्जेक्टिवली इस बात का जिक्र जरूर करेगा, बार बार आपके सामने आकर इस तरह की बात जरूर करेगा कि आप उस बारे में एक बार सोचें कि शायद ये कहीं उस पर एक्ट ना करे। और खास तौर पे अगर वो इंसान इज नोन टू बी इम्पल्सिव, यानी कि वो डिसीजन एकदम से ले लेता है सोचे समझे बगैर जिंदगी में। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो ऐसा इंसान है कि अगर वो किसी शॉप में जा रहा है, उसे कोई चीज पसंद आ गई तो वो बगैर सोचे समझे वो उठा लेगा। अगर वो इम्पल्सिव है तो इट इज हाईली लाइकली कि उसने इस बात का जिक्र भी किया होगा कि मैं अपने आप को खत्म कर दूं या मैं अपनी फैमिली को खत्म कर दूं, या कोई भी इस तरह की और बात। जैसे उसने अपने कानून को फोन करके कहा कि आई जस्ट वांटेड टू हियर योर वॉइस, कि मैं आपकी सिर्फ आवाज सुनना चाह रहा था एंड ऑल दैट।
तो ये सारी चीजें आर बिग साइंस। आप जब गिल्ट या शेम में जाते हैं, खास तौर पे जो मर्द होते हैं, ठीक है, अगर वो गिल्ट और शेम में जाते हैं तो उनकी जिंदगी उसी चीज के अराउंड रिवॉल्व करती है। गिल्ट और शेम उनकी जिंदगी को डिक्टेट कर रही होती है, ठीक है। औरत फिर भी दूसरे तरीकों से इस चीज को हैंडल कर लेती है। मर्द के लिए ये चीज बहुत इम्पॉसिबल होती है, ठीक है, दे इमोशनली मोर स्ट्रॉन्ग एंड मोर, मतलब उनके अंदर स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, बट इस चीज को वो भी टैकल नहीं कर पा रहे होते, खास तौर पे जब उसके साथ साथ वो एक कॉन्स्टेंट फाइनेंशियल स्ट्रेस के अंदर भी है, बिकॉज दिस इज द मेजर थिंग हमारी सोसाइटी में। तो एक अंडरस्टैंडेबल सी बात है कि उसने इस बात का जिक्र बारे हाथ किया होगा, लेकिन क्योंकि हमारी सोसाइटी इस तरह से ट्रेन नहीं है कि वो उन सिम्टम्स को पकड़ सके, उन चीजों को समझ सके, तो इसलिए उस पर एक्ट नहीं किया गया। और आई थिंक इट इज अ बिग थिंग कि हमें इस बारे में लोगों को अवेयर कराना चाहिए कि किस तरह से वो इन सिम्टम्स को देख सकते हैं, किस तरह से बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है, बिल्कुल ठीक है, तो उसकी बातों यस एब्सोल्युटली पॉइंट टेकन। मच फॉर योर टाइम। उम्मीद करते हैं कि लोग ये जब फैसले लें तो उनकी जो सिचुएशन है वो सिर्फ काउंसलिंग से ठीक नहीं होती, हमें एक स्टेप पीछे जाना पड़ेगा, लोगों को एक स्टेप तक आने से रोकना पड़ेगा। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक ले रहा हूँ, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। एक मरतबा फिर आपको कहेंगे खुश आमदीद। आप देख रहे हैं दुनिया वाले। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आज हमारे स्टूडियो में एक नहायत ख़ास और बावकार मेहमान मौजूद हैं जिन्होंने अबलाग, क़यादत और समाजी खिदमत के मैदान में आलमी सतह पर अपनी पहचान बनाई और उन्हें ब्रिटिश रॉयल नेवी की पहली मुसलमान खातून कैप्टन होने का भी एजाज़ हासिल है। दुनिया में पहली खातून कप्तान है ये दुर्दाना अंसारी OBE। बीबी से वाबस्ता एक मारूफ ब्रॉडकास्टर, मोटिवेशनल स्पीकर, तरबियतकार रह चुकी हैं और बरतानवी मुसल्लह अफवाज का एजाज़ी और कायदाना ताल्लुक़ भी रहा है। और अब उनकी तस्वीर अगले 10 साल के लिए पोर्ट्समouth के नेशनल नेवी म्यूजियम में भी रखी गई है और मलका एलिज़ाबेथ दोम की जानिब से OBE एजाज़ पाने वाली दुर्दाना अंसारी ने बरतानिया में हज़ारों आए में से ख़वातीन को ना सिर्फ तालीम बल्कि IT स्किल्स, खुद एतमादी की राह दिखाई है। और आज वो क़यादत और मौसर अबलाग के मौजू पर हमारे साथ गुफ्तगू करेंगी। एंड ये हमारा ऑनर है कि हम आज अपने शो में वेलकम कर रहे हैं और उनसे जानेंगे भी कि उनकी जर्नी कैसी रही एंड एट द सेम टाइम व्हाट डज शी हैज़ इन हर बकेट इन फ्यूचर, ये भी उनसे जानने की कोशिश करेंगे। एब्सोल्युटली, नन अदर देन दुर्दाना अंसारी OBE। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच मैम, सबसे पहले तो तशरीफ़ लाने के लिए, और it's a pleasure to host you in our show. How are you and how is it going? सबसे पहले तो ये बताइए। I'm very well. Thank you so much for inviting me in the show, and I'm extremely privileged to be in Karachi. और जब भी यहाँ आती हूँ वो मौसम जो है ना, हम तो वहाँ कहते हैं ग्रे वेदर है, मैंने 50 साल में आज तक नहीं कहा ग्रे वेदर है, क्योंकि मैं समझती हूँ फैसल के बाहर और ख़ज़ा कम निगाहों के वहम, बुरे या भले सब ज़माने तेरे, तो मुझे कोई मौसम जो है तकलीफ़ नहीं देता, तो मैं यहाँ बहुत खुश हूँ और आप लोगों के पास आके तो और भी ज़्यादा। It's our pleasure. Thank you, Sadia. Just walk us through. I'm sure ये being a woman एक तो जर्नी आसान वैसे ही नहीं होती, सोच भी आसान नहीं होती, लेकिन हम पाकिस्तान में रहने वाले सोचते हैं कि ख़वातीन का सफ़र फ़र्क है और बड़ा मुश्किल है, लेकिन abroad as well it's not easy to be a woman and become a leader and then prove yourself over and over in different fields. So starting from BBC to Royal Navy, Air Force, and then for the cricket, being the vice president of Navy cricket as well. ये सब बताइएगा ज़रा हमें, ये कैसे आपने सफ़र तय किया? आप मेरे साथ आके कोई 10 घंटे बैठिए तो लेकिन क्या है कि टू पुट इट इन अ नटशेल, मैं यहाँ इससे गई, कराची से ही जहाज़ उड़ा, और ये कि BBC से पहले हर 10 साल समझिए कि मुझे एक ज़िंदगी में जैसे कोई कहते हैं थ्रो यू इन द डीप एंड, और ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है, उन्हीं के करम से, माँ बाप की दुआएं होती हैं कि मैं एक तस्वीरें बनाने वाली, बस खाली तस्वीरें बनाती थी, ड्राइंग्स करती थी, हर वक्त बैठी हुई इलस्ट्रेशंस करती रहती, तो घर में कामकाज कुछ नहीं आता था। यहाँ से चले गए, 16 साल की उम्र में शादी कर दी गई और हम जहाज़ में बैठ गए, यहीं से इस्लामाबाद में रहती थी। तो जब वहाँ पहुँचे तो मौसम भी बदला हुआ, लोग भी बदले हुए, एनवायरनमेंट, ज़बान, हर चीज़, और जो लोग पाकिस्तानी यहाँ के वहाँ रहते हैं, मैं नहीं समझती कि उनको एहसास है कि पाकिस्तान कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, और वो 70 साल से वो रह रहे हैं उसी तरह से, क्योंकि ज़ाहिरी बात है
लेकिन कुछ कुछ ऐसा मुझे भी एहसास होता है कि ना वो बरतानवी हैं, ना कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ हैं, ना वो पाकिस्तान के। तो मैं यहाँ पर स्कूल में भी गाती थी और गर्ल गाइड भी थी, जो मतलब फजूलियात आप ले लीजिए वो मैं करती थी। तो मैं जब वहाँ गई तो वहाँ कहा गया कि भाई लड़कियाँ ज़ोर से नहीं बोलती। अच्छा, मैं वैसे भी ज़ोर से नहीं बोलती, चलो वो भी ख़त्म हुआ। कम गो थी। उसके बाद ये कि गाना नहीं गाती, अच्छा वो भी हुआ। अच्छा, गाना मैं ऐसे ही घर में अब्बा जान को सुना, नहीं अच्छा खासा करती थी, मतलब पूरे ऑथेंटिकली। आई नेवर इवन न्यू द नेम, उसके मुझे मतलब भी नहीं मालूम होते थे। मुश्किल से मुश्किल तरीन चीज़ जो थी, अब वहाँ जाके वो भी ख़त्म हो गया। फिर मेरी बेटी हुई पैदा जिसकी हियरिंग लॉस थी। तो मुझे एहसास हुआ ज़िंदगी में मुझे कुछ करना है। तो आपको किसी ने झंझोड़ा नहीं आके, काश यहाँ से जाने से पहले ही लोगों को झंझोड़ा जाए, चाहे वो किसी भी मुल्क में जा रहे हो। ज़रूरी नहीं है बरतानिया। मुझे नहीं मालूम था कि मैं अपनी सारी ज़िंदगी अब मैं वहाँ गुजारूंगी। तो ये तक था कि अगर फ्रेश एयर लेनी हो तो खिड़की खोलो, मुंह बाहर कर दो, तो ठीक है। लेकिन हम लोग ठीक है, शुक्र है अल्लाह का, उस मुल्क ने जो मुझे दिया है और यहाँ भी जो इज़्ज़त मिली है, मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ। क्योंकि क्या है, अपने ऊपर एक एतमाद होना जो है, जब तक वो नहीं होगा, if you're not convinced yourself, I'm not able to convince anyone else. Absolutely. ठीक है ना। आप अंदर से ही लरज़ रहे हैं तो आप लरज़ते रहते हैं। तो 10 साल बाद किसी ने मेरी आवाज़ सुनी और उन्होंने मुझे वर्ल्ड सर्विस में बुला दिया, BBC में। हम डरते डरते पहुंच गए वहाँ पे 2 बच्चों के साथ में। तो पता चला कि हमारी ज़िंदगी आगे 22 साल उसी BBC में। लेकिन सीढ़ी दर सीढ़ी आपको चलना पड़ता है, आपको उस दुनिया को समझना पड़ता है, आपको फोकस्ड होना पड़ता है। फिर ऐसे ही कोई हाथ में लाके आपके, जैसे आप माशाल्लाह यहाँ इतने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, कोई प्लेट में रख के नहीं देता है। जी हाँ। ये तसव्वुर जो है ना हमारा, और ख़ासकर हमारा लेज़ी पना, आई एम सो सॉरी, कि यहाँ बहुत बहुत काम हो रहे हैं, लेकिन हम लोगों को हमें बताना दुनिया को नहीं आ रहा है जी कि हम हैं कौन लोग। हम सबसे महज़्ज़ब कौम हैं। जो मैंने ज़रूरी नहीं है कि मैं इस्टेब्लिश्ड हुई हूँ इंग्लैंड में जाके, मेरी परवरिश ऐसी हुई कि वालिदैन ने आप जनाब जो भी होता है चीज़ें, वो मैं आके देखती हूँ, वो वैल्यूज़ मुझे अब इतनी नज़र नहीं आती, जिसका मुझे थोड़ा सा दुख होता है। लेकिन फिर भी मैं परसों तरसों मुझे रोज़ाना जब से आई हूँ, रोज़ाना कुछ ना कुछ आई एम डिलीवरिंग अ टॉक या बात कर रही हूँ। कुछ ख़वातीन बुलाई गई मेरे पास, जब मतलब कोई 20-25 थी। अच्छा, वो सारी मेरी कहानी में बहुत इंटरेस्ट ले रही थी, लेकिन मैं ये देखना चाह रही थी वो कौन है। ठीक है, इट्स नॉट ऑल अबाउट योरसेल्फ, इट्स अबाउट द पीपल अराउंड यू। उनमें से एक फिल्म मेकर थी, एक कोई बहुत ज़बरदस्त कोई पूरे दुनिया के जो ग्रीटिंग कार्ड्स होते हैं उसका बहुत बड़ा उसका बिजनेस, एक पूरी मुल्क में टीचिंग फैसिलिटीज़ को ठीक करने की CEO हैं, एक उसमें से कोई कार्टूनिस्ट थी, एक जो थी वो, मतलब बता आपको ये रही हूँ कि मेरे आने से पहले मुझे एक एडमिरल दोस्त ने मुझसे कहा कि यू गोइंग टू कराची, ओह माय गॉड प्लीज़ बी सेफ दुर्दाना, वी कम्स होम सेफ। तो मैं उसको क्या करती हूँ, हर थोड़ी देर बाद यहाँ की जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, सो दे डोंट अंडरस्टैंड, क्योंकि उनकी फिक्र नहीं, उनका वो नहीं है, ये बिजनेस नहीं है कि no darling, no sweetheart, what I'm trying to say here that we are not marketing ourselves well. Yes. Somebody in the BBC World Service, a very big name, said to me, Durdana, a long time ago, about 25 years ago, 30 years ago, Alan Johnston, and he said to me, Durdana, you've got to learn to sell yourself. तो मुझे बड़ी अजीब लगी ये बात। ये क्या बात हुई, मैं तो ज़बरदस्त काम कर रही हूँ, यहाँ वर्ल्ड टुडे की प्रोड्यूसर हूँ, न्यूज़ आवर की प्रोड्यूसर हूँ, आई स्पीक ऑन द टेलीविजन एवरी डे इन डे आउट। क्या लगा, नहीं, गॉट टू लर्न टू सेल योरसेल्फ। मुझे आज कितने सालों बाद ये एहसास हुआ है कि आप लोग मुझसे कहते हैं सेल योर नेम, इट्स योर नेम दैट यू शुड सेल। हाउ डू यू सेल योर नेम? यू नो, यू जस्ट, इट्स अ वंडर। मैं अपने दिलो जान से काम करती हूँ, मुझे हर एक का एहतराम रहता है। सी व्हाट्स हैपनिंग हियर फैसल, दैट हमारी टॉलरेंस ख़त्म हो गई जी, और सबको ये है कि बस इट्स मी,
It's me. And then when people find out, I don't have to tell people who I am. मैं जा रही हूँ, मैं ज़मीन पे भी बैठ जाऊँगी, मैं मलाइका एलिज़ाबेथ से भी मिलूँगी, मैं जब जाऊँगी पैलेस में तो ऐसा लगता है जैसे बचपन में जो कहानियों की किताबें मैं स्कूल की लाइब्रेरी में देखती थी, मुझे लगता था वो दुर्दाना निकल के उसमें से आ गई। तो क्या है, लेकिन घर में अपने घर वालों के साथ आप कैसे पेश आते हैं, अपनी औलाद के साथ कैसे पेश आते हैं, वालिदैन के साथ कैसे, बिल्कुल ठीक है, मुश्किल काम है, लेकिन you have to do। कहीं रॉकेट साइंस नहीं है। मैम इसमें सॉरी मैं बहुत ज़्यादा बोल गई। नो प्लीज, बोल। क्योंकि आप मौजूद हैं, हम आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए लोग प्रोफाइल देख के कहेंगे मैम दुर्दाना हैव लिव्ड अ ड्रीम लाइफ। उस ड्रीम लाइफ को जीने के लिए आपको क्या कुछ करना पड़ता है, एंड सिंस यू आर हियर प्लीज़ गाइड अस थ्रू। हम देखें, हम तो इसको चले मोटिवेशन सेशन हम बना देते हैं। प्लीज़ मैम टीच अस इन 3 or 4 स्टेप्स जो आपने बात की है, टू सेल योर सेल्फ, ठीक है, ऑन इंडिविजुअल लेवल, एंड देन जैसे आपने पाकिस्तानी होके नुमाइंदगी की है वहाँ पे इतने बड़े लेवल पे, राइट फ्रॉम द इंडिविजुअल टू द बिगर प्लेटफॉर्म, हाउ टू सेल योर सेल्फ, अपने आप को मार्केट प्रॉपरली कैसे किया जाए। देखो, सबसे पहले तो ये है कि हम्बलनेस नहीं जानी चाहिए। आपके पास जितने एजाज़ात आ जाते हैं, जितने मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे ऊपर और मज़ीद जिम्मेदारियाँ आ गई, आप गलती करने की गुंजाइश नहीं ज़िंदगी में। और क्या होता है कि हर चीज़ हरी हरी नहीं होती है ना। बहुत से लोग वो ऐसे भी होते हैं कि ये कौन है, ये कैसे बन गई है, ठीक है। और मुझे मेरे वालिद ने कहा था बेटा ओवरनाइट कभी कुछ नहीं हो सकेगा। तो मैं सोचती थी BBC में कोई 10 साल काम करते हुए मैंने किसी से पूछ लिया, दोस्त से, आपका क्या ख्याल है। मैं बड़ी हम्बल सी थी और शायद हूँ भी। मुझे कोई अच्छे से जवाब की तवक्को थी, ये उर्दू सर्विस की बात है। तो मुझसे कहा गया और मैं बड़ी अच्छा, मेरा नाम भी हो गया था। बहुत छोटे पैमाने से गई, ऐसा नहीं, टेप काटना सीखा, एडिटिंग सीखी, ऐसा थोड़ी। लोग अच्छे भी थे, लेकिन उनमें से ये भी थे कि व्हाट डज शी थिंक ऑफ हरसेल्फ, शी इज दे यूज्ड टू से कि शी ब्रिंग्स द फैशन ऑन टू द फ्लोर। अच्छा है, खुश लिबासी एक होता है सब में। तो ये भी कहा गया कि अभी आपको कोई 10-15 साल और लगेंगे। तो मेरा दिल अंदर से बैठ गया कि अच्छा, मैं तो इतना काम करती हूँ। सादगी भी थी। तो वो उसके बाद मैं चली गई अंग्रेज़ी में। जब रॉयल फैमिली कोई आती थी पूरे मुल्क से, तो वो कहते थे दुर्दाना इज़ आवर रॉयल एंड शी इज़ आवर प्रिंसेस, सो शी इज़ गोइंग टू रिसीव दैम। नेल्सन मंडेला आ रहे हैं, कोई भी आ रहा है, तो दुर्दाना अंसारी दौड़ रही हैं। 9/11 हुआ। अब क्या है कि वहाँ आपका कोई अपना नहीं बैठा हुआ ऐसे इदारों में, तो आपको अपने काम पर भरोसा होना चाहिए, सीखना चाहिए। हर वक्त सीख रहे हैं आप, हर तरह के तीर भी चलेंगे आप पर, और तीर ज़्यादा चलते हैं, जी हाँ, है ना। लेकिन उसमें क्या है कि हवा के जो तेज़ कहते हैं ना, जो तूफ़ान चलता है, तो आप ज़रा सा सर झुका लेते हैं। वही समझ लो कि मैं झुकाती रही सर, और सर बुलंद करती गई। तो अभी भी ज़िंदगी जो है, मुझे ऐसा लगता है मैंने कुछ नहीं किया। मैं अर्थक्वेक में काम कर रही थी और इतनी अमवात देखी, इतनी हवा में ऐसी इतनी वो थी सख्त कि मैं कहती थी या अल्लाह, मैं कर क्या रही हूँ मैं अपने साथ। तो जब आप सादिया, जब आप अंदर दिल से बिल्कुल कोई गहराई से, कोई सच्चाई से, ईमान के साथ जब आप कोई बात सोचेंगे, वो ऐसी आपके सामने आ जाती है। क्योंकि ऐसा बहुत होता है कि मैं कहती हूँ अल्लाह मियाँ, मुझे अंधेरा छा गया है अभी भी। आप यकीन कीजिए फैसल कि मैं सोचती हूँ अल्लाह मियाँ मुझे रोशनी दिखा दे। और कहीं से कुछ ऐसी चीज़ होती है कि वो मैं हैरान रह जाती हूँ। मैं यहाँ कुछ और करने आई थी, अब मैं हर रोज़ाना किसी न किसी जगह बैठ, अगर मेरी बात किसी के दिल तक पहुँच जाए कि देखो, जब ऐसा हालात हो तो अपने दिल को संभालो, क्योंकि अगर आप बिखर गए तो वो जो चाहते हैं आप बिखर जाए, उनके लिए भी आसानी हो जाएगी कि चलो रास्ते से हट गई। लेकिन उसके साथ साथ ये होगा कि आप वो जो सलाहियत आपके अंदर है वो मरेगी नहीं, और वो आप सीखते चले जाएंगे। जहाँ आपने सोचा कि नहीं है तो मैं ख़त्म हो गया। I hope that's the answer to your question. It is. They are learning. And before we end this segment, मैम, आप हमें जानना है मुझे कि अभी आप आजकल क्या कर रही हैं, कहाँ बिजी हैं, इस वक्त क्या हो रहा है आपकी लाइफ में? 2 महीने पहले मैं जहाज़ के विंग्स पे खड़ी होकर उड़ रही थी। लोग मुझे टॉम क्रूज कहते हैं,
तो वो कहीं आप लोग देख लीजिएगा, कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ड्यूक ऑफ एडनबर्ग चैरिटी, उनका जहाज़ खड़ा है, आप आ जाइए। मैंने कहा हाँ मैं अगले साल आऊँ। कुछ अर्से पहले मैंने अभी स्काई डाइविंग की थी, तो बताइए रही हूँ कि उम्र की बात ये ना सोचिए कि या मुझे नहीं पता चलता मैं कितने साल की हो गई, क्या हो गया। मैं बस मूव करना जानती हूँ। मैं अपने लोगों के साथ में, मैं उनकी आंखों में देखकर उनके दिल से टच करना चाहती हूँ। और मैं ऑनरी प्रेसिडेंट हूँ रॉयल एयरफोर्स कैडेट्स की, तो बहुत ज़्यादा यंग लोगों के साथ काम करती हूँ। फिर ये कि कहीं दरख्त लग रहे हैं, कोई कहीं एम्बेसडर बना रहे, कभी सवात की वादियों में मैं मर्द स्कूल्स में जाती हूँ। अब ऐसा लगता है पाकिस्तान बुला रहा है, पता नहीं क्यों। और जब भी मैं यहाँ आती हूँ तो लोग कहते हैं ये कर, तो पता नहीं उसकी मर्जी है, लेकिन देयर इज सो मच टू बी डन। यस, देयर इज सो मच टू बी डन एंड सो ऑब्लाइज्ड। आप जैसे लोग हैं तो ये सो मच टू बी डन इजीली होता रहेगा। एंड पाकिस्तान आपको बुला रहा है, हम भी आपको बार बार बुला रहे हैं। थैंक यू सो मच, जीते रहिए। प्लेजर हैविंग यू इन द शो। और आपकी वो 3 बातें नोट कर ली हैं मैंने। प्लीज बी हम्बल। कोई तूफान आ रहा है तो नीचे झुका लें, तूफान को गुजर जाने दें। हमेशा से सख्ती जो है वो ज़रूरी नहीं होती। वेल, इसके साथ एक ब्रेक लेना, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। मोर टॉपिक्स टू कवर, स्टे विद अस। दुनिया बोले में आपको कहते हैं एक बार फिर खुशामदीद। और वक्त आ गया है कि हम ज़रा बात कर लें कि आज सियासी नाश्ते में क्या है। तो जनाब, खुसूसी अदालत ने तोशाखाना 2 केस में बानी PTI इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 17 साल कैद की सज़ा सुना दी है। और ये फैसला जब से आया है इस पर हर किस्म का रद्द अमल आ रहा है। खासतौर पर PTI के फ्यूचर के बारे में बहुत ही बात हो रही है। तो इसी पर ले लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार और होस्ट फॉर बोल न्यूज़ एंकर पर्सन बतूल राजपूत, जिनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बतूल, हाउ आर यू फीलिंग? फर्स्ट थिंग फर्स्ट, तोशाखाना 2 केस में 17 साल कैद सुना दी गई है बानी PTI को, उनकी अहलिया को भी। इमरान खान पहले ही एक और करप्शन केस में भी सज़ा काट रहे हैं। सो व्हाट डू यू थिंक कि ये फैसला कानूनी अमल का तसलसल है या कोई सियासी टाइमिंग है? नए सवालात भी जन्म ले रहे हैं। जी हरगिज़ ये कानूनी अमल का तो तसलसल नहीं है। ये तो एक फ़ैक्ट है कि एक टारगेटेड कानूनी कार्रवाई चल रही है। उसमें इस केस में खैर वज़न तो बहुत है, लेकिन इसके साथ साथ एक ये भी सवाल बहुत अहम है कि पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे इदारे हैं, अफराद हैं, सियासतदान हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, फॉर्मर आर्मी ऑफिसर्स हैं और लॉयर्स हैं जिन्होंने तोशाखाना से चीज़ें ली हैं। तो इसके साथ साथ अगर उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई हो, तो अगर इमरान खान के हवाले से कोई फ़ैसला आ रहा है तो कोई उस पर सवाल नहीं करेगा। बट ऑन दी अदर हैंड जितने साइज़ की सज़ाएँ सुनाई गई हैं, वहाँ पे ये कानूनी नुक्ता बहुत अहम है कि इतनी तो कि किसी इंसान की ज़िंदगी नहीं होती कि आपको 20-22 साल एक केस में उसको सज़ा दें, फिर 17 साल एक केस में उसको सज़ा दें। तो ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है इस तरह की सज़ाएँ। पर एट द सेम टाइम हम इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि इसके पीछे पॉलिटिकल मोटिव्स भी होते हैं। इतनी जब लंबे दौरानी की सज़ाएँ होती हैं तो वो किसी भी वक्त बैकफुट पे भी जा सकते हैं इस तरह के डिसीजंस। बट फॉर द टाइम बिंग इस तरह के फ़ैसले ने PTI को बहुत डिस्करेज किया है, क्योंकि PTI के पास कोई हिकमत अमली नहीं है। लेकिन तोशाखाना केस उन चंद केसेस में से है जो इमरान खान के ख़िलाफ़ हैं और उसमें वज़न है, इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। बट द वे द इम्प्रिजनमेंट हैज़ बीन डेल्ट, इस पर सवाल ज़रूर उठते हैं। अच्छा, अदालती फैसले में तो ये कहा गया है ना कि उम्र और दीगर अवामिल को मद्देनजर रखते हुए रियायत दी गई, लेकिन साथ ही सजाएं, भारी जुर्माने भी आयद किए गए। ये तवाज़ुन की अलामत है या दोनों अतराफ को मुतमईन करने की कोशिश है? नहीं, मुझे लगता है कि इसमें हकीकत नहीं है। इमरान खान की उम्र देखते हुए जो सज़ाएं उनकी दिए गए हैं, वो किसी भी इंसान की इतनी उम्र होती नहीं है अनटिल अनलेस वो कोई मॉन्क हो, क्योंकि तो सैकड़ों साल की उम्र चाहिए आपको इस तरह की सज़ाओं के लिए। बट एट द सेम टाइम जो जुर्माने आयद किए गए हैं, मुझे लगता है कि वो जस्टिफाइड हैं। जुर्माने ज़रूर होते हैं, लेकिन आने वाले वक्त में PTI इसके ख़िलाफ़ अपीलों में जाती है नहीं और उसकी अपीलें सुनी जाती हैं नहीं। ये बहुत अहम है, क्योंकि इससे पहले जो केसेस हैं उसमें तो हमने नहीं देखा कि PTI की तरफ से जो अपीलें हैं वो एड्रेस हुई हैं। अच्छा, हुकूमत का मौक़िफ़ आपके सामने है कि फ़ैसला जो है वो शवाहिद की वजह से किया है, कानून की बुनियाद पर आया है। लेकिन तहरीक इंसाफ इसके मुतबादिल बात कर रही है। उनको ऐसा लगता है कि ये जो फ़ैसला है ये सियासी है और उनको सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि PTI को ख़त्म किया जाए, ख़ास तौर पर -1 की बातें की जा रही है।
जी बिल्कुल, आपने देखा होगा कि पिछले 2 दिनों में जो पार्टी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया पीटीआई की तरफ से, ना तो उसमें हुकूमत की नुमाइंदगी थी पीएमएलएन की और ना पीपल्स पार्टी की थी। उन्होंने इत्तेहादी जमातों की नुमाइंदगी ज़रूर थी जो नेचुरली पीटीआई का नैरेटिव फॉलो करती हैं, लेकिन उस कॉन्फ्रेंस में भी ये नहीं हो सका कि कोई वाज़े हिकमत अमली सामने आए पीटीआई की, क्योंकि पीटीआई का एक ग्रुप है जो कि मुज़ाकरात चाहता है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड ये ज़रूर हुआ कि कुछ लोग प्रोवोक कर रहे थे, उनका ताल्लुक लॉयर से भी था। मेरे लिए बहुत हैरानी की बात है बीइंग अ जर्नलिस्ट कि आप एक पार्टी को प्रोवोक कर रहे हैं कि आप देखें, मुज़ाहमत करें और हम आपके साथ हैं। मुझे लगता है कि ये किसी इंडिविजुअल की ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन ये सिस्टम चलाने के लिए या पॉलिटिकल प्रोसेस रन करने के लिए या वो उस पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशनलाइजेशन की जिसकी हम बात करते हैं कि सियासी जमातें अपना किरदार अदा करें, वो भी कॉन्फ्रेंसेस जैसे फोरम में, इट इज़ वेरी थ्रेटनिंग कि आप ऐसी सजेशन दें कि आप मज़ामत करें और हम आपके साथ हैं। आप मज़ामत नहीं करें, आप बात करें। 2 ममालिक भी जब लड़े होते हैं तो वो बात करने को तरजीह देते हैं, तो आप तो फिर भी सियासी जमातें, एक ही मुल्क से आपका ताल्लुक है, एक ही नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। एक चीज़ में अब ये फैसला जो है वो बानी पीटीआई की सियासी मुस्तकबिल पर किस हद तक असरअंदाज हो सकता है, खुसूसन इस तनाजुर में कि वो पहले ही मुख्तलिफ मुकदमात में फंसे हुए हैं और कानूनी रास्ते महदूद होते जा रहे हैं। न सिर्फ पाकिस्तान की एक बड़ी शख्सियत नहीं है बल्कि इंटरनेशनली भी उनका बहुत नाम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कामयाबी से ऐसी सियासत या लॉबिंग कर रही हैं जो उनके नैरेटिव को आके बढ़ा सके, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वो पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी सियासतदान है, उन्होंने पाकिस्तान में रहते हुए अपने मामला ठीक करने हैं। तो जब तक वो पाकिस्तान की सियासी जमातों, पाकिस्तान के इदारों को रिस्पेक्ट नहीं देंगे और वो ये कहेंगे कि आपकी तो इतनी हैसियत नहीं है, मैं आपसे बात नहीं कर सकता, किसी और से बात करूँगा, तो ये वो टोन है जो पीटीआई को सूट नहीं करती। पीटीआई के बहुत सारे लोग रियलाइज़ करते हैं कि इमरान खान को इसको चेंज करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से इमरान खान का सियासी मुस्तकबिल मुश्किल में ही रहेगा, क्योंकि ये इदारे भी कह चुके हैं, DGISPR अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कह चुके हैं और गवर्नमेंट भी बार बार कह चुकी है कि उनका रवैया बेहतर करने की ज़रूरत है। और इसमें कोई शक नहीं है कि जिस दिन इमरान खान ने लचक दिखाई या अपना रवैया बदला तो शायद उनके हालात भी बदल जाए। और एट द सेम टाइम ये बताइएगा कि तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से मुसलसल ये मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि फ़ैसले बंद कमरा, ट्रायल और जल्दबाजी में सुनाए जा रहे हैं। क्या ये एतराज़ात कानूनी अपील में वज़न रखते हैं किसी भी तौर से, और मुस्तकबिल का क्या मंजरनामा दिखाई दे रहा है पीटीआई के लिए आपको? जी बिल्कुल, पीटीआई के लॉयर्स की तरफ से ना सिर्फ ये बयान आया कि लॉयर्स भी नहीं थे, फैमिली मेम्बर्स भी नहीं थे और फैसला सुनाया गया, बल्कि ये भी एतराज़ करें कि अभी तो नंबर ऑफ हेयरिंग्स बाकी थे और हमें नहीं लगता था कि आज फैसला सुनाया जाएगा। तो बिल्कुल जो उनके एतराज़ात हैं वो सुनने चाहिए और इसी की बुनियाद के ऊपर वो अपील में जा सकते हैं। लेकिन चूंकि जुडिशरी ने एक स्पेसिफिक कंडक्ट अपनाया हुआ है और पीटीआई के केसेस को लेके देयर इज़ अ सर्टेन एग्रेसिवनेस, चाहे वो सुनना है या नहीं सुनना, नहीं सुनने पे आए तो महीनों समातें नहीं आती, सुनने पे आए तो हर रोज़ समातें हो रही होती हैं। तो मुझे लगता है कि हेड्स ऑन है इदारों के दरमियान, जिसका नुकसान पीटीआई को इसलिए भी हो रहा है क्योंकि पीटीआई की अपनी लीडरशिप ही उसको सही तरह से गाइडेंस नहीं दे पा रही और लॉयर्स ऐसे केसेस में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म तब भी नहीं कर पाते जब उनके पास खुद सब्सटेंस ना हो लड़ने के लिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो पीटीआई के ऊपर केस था फॉरेन फंडिंग केस में, उसमें भी वो केस बनता था पीटीआई के ऊपर, लेकिन तब भी वो ये कहते थे कि बाकी पार्टियों को 2017 से आपने इंगेज क्यों नहीं किया। और इसी तरह जो तोशा खाना केस है, बट अब अगर आगे जाके GHQ का केस खुलता है या बाकी केसेस में सज़ाएँ होती हैं तो उसमें पीटीआई को सिर्फ अदालत में लड़ने की ज़रूरत नहीं बल्कि सियासी मैदान में आगे आने की ज़रूरत है। और अगर सियासी मैदान में पीटीआई कोई कुछ मार्क्स स्कोर कर ले तो डेफिनेटली उसके लिए अदालतों में भी आसानी हो जाएगी। ठीक है बॉल, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और देखने की बात ये भी है सादिया, इस सारे मामले में ना वो जो एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी अपोजिशन की, उन्होंने कहा जी फरवरी में इसको करेंगे। अब आप हैं पीटीआई और आपकी इन तमाम तर चीज़ों को लीड कर रहे हैं अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, और आपने बार जो रखा है वो महमूद अचकज़ई पे रखा है। क्या पूछने वाले तो ये भी पूछ रहे हैं कि भाई आपकी अपनी पार्टी में कोई ऐसा नहीं है जो इस चीज़ को लीड करे। ये भी बहुत सारे फिर लोग फैसला साजी पे इस वक्त सवाल उठा रहे हैं कि फैसला करना किसने है, फैसला बैरिस्टर गौहर ने करना है, फैसला जेल के अंदर से आना है या फिर फैसला विद इन द फैमिली आना है। तो देयर आर अ लॉट ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस विद इन द पार्टी। ये भी है कि फैसला जेल के अंदर से भी हो रहा होता है और फिर जब वो सुना दिया जाता है तो बाहर के लोग डिसाइड करते हैं कि अब उसको सुनाना किसने, कितना सुनाना है, कितना अंदर रखना है। तो ये भी बहुत सारी चीज़ें, बहरहाल इसके ऊपर तो बात होती रहेगी। फिर वक्त हमारे शो का वक्त हो गया है खत्म, हमारी मुलाकात होगी अब आपसे कल, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। से
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।